अध्याय 801 महान को बुलाना। उन चेहरों पर जो उस रहस्यमय आदमी को घूर रहे थे, जो अभी अभी प्रकट हुआ था, उसे पूर्ण भ्रम ही कहलाएगा। क्विन की जमीन पर पड़ी परछाई से एक आदमी खेतों के बीच से ऊपर की ओर बढ़ने लगा। क्या तुमने इस आदमी को पहले देखा है? बोनी ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमारे पास ऐसे दिखने वाले या ऐसे हथियार इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति का कोई ब्यौरा है। वह यहाँ कैसे आया? क्या इसका क्विन की क्षमता से कोई लेना देना था? वॉर्ड ने जवाब दिया। कई और लोग भी यही सोच रहे थे, लेकिन छाया के बारे में उन्हें बहुत कुछ पता नहीं था। यह एक रहस्यमयी क्षमता थी जिसे उन्होंने लोगों को बंद करते, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाते, उन्हें हिलाते और हमलों को रोकते देखा था, इसलिए ऐसा कुछ होना बिल्कुल संभव हो सकता था। आथ, वो यहाँ क्या कर रहा है? फैक्स ने कहा, अभी भी पूरी बात से हैरान। कैसे? क्विन उसे यहाँ कैसे ले आया? क्या वो पूरे समय यही कर रहा था? जब क्विन को एहसास हुआ कि सिस्टम ने उसे किसी भी तरह का कोई क्वेस्ट नहीं दिया है, यहाँ तक कि जीवित रहने का भी, तो उसकी उम्मीद टूटने लगी। हिलिस्टन के उपकरणों के स्तर और उसकी क्षमताओं के प्रदर्शन को देखकर उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर सकता है। किसी भी तरह इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए बेताब, क्विन केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच पा रहा था जो हिलिस्टन के खिलाफ खड़ा हो सकता था। आथ, सवाल ये था कि क्विन उसे कैसे बुलाए और लड़ाई में मदद करे। आथ क्विन को इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था। उसने उस समय उसे दूसरे पिशाच सरदारों से बचाया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह किसी और गलतफहमी से ज्यादा था। आथ के पास क्विन की मदद करने की कोई वजह नहीं थी, सिवाय इसके कि उन दोनों में एक जैसी क्षमताएं थीं। फिर भी क्विन और क्या कर सकता था? इसलिए उसने एक बार फिर अपनी छाया कौशल को सक्रिय करने की कोशिश की। मान लीजिए आथ अपनी छाया क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था, या कोई और छाया उपयोगकर्ता छाया क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। उस स्थिति में क्विन को कौशल छाया लिंक से पता चल जाना चाहिए था कि वे कहाँ हैं। आश्चर्य की बात यह थी कि इस बार कौशल का उपयोग करते समय उसे एक कनेक्शन मिला था, और यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं आथ था। क्विन को पता नहीं था कि आथ ने अपनी छाया क्षमताओं का इस्तेमाल करके शेल्टर में एक छाया क्लोन स्थापित किया था। अगर छाया क्लोन सक्रिय होता, तो ये भी माना जाता कि आथ अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा था। आथ ने ऐसा इसलिए किया था कि वह छाया लिंक क्षमता का इस्तेमाल करके किसी भी समय, चाहे वह कहीं भी हो, अपनी छाया तक पहुंच सके। ये कौशल किसी छाया द्वार की तरह काम करता था। जब आथ के साथ संपर्क स्थापित हुआ, तो उसे लगा कि कोई उसी क्षमता से उससे जुड़ गया है। ये जानते हुए कि वहां केवल एक ही व्यक्ति था, आथ केवल यही मान सकता था कि वह क्विन ही था। हर व्यक्ति जो लिंक करता और जुड़ता, उसे थोड़ा अलग महसूस होता। आथ को याद था कि उसने पहली बार क्विन पर लिंक का इस्तेमाल किया था और उसे कैसा महसूस हुआ था। आमतौर पर जब कोई क्विन की तरह संपर्क बनाता था, तो वह ही छाया में डूबकर उनके पास टेलीपोर्ट हो जाता था। हालांकि संपर्क बनाने के बावजूद क्विन ने ऐसा नहीं किया। आथ को यह बात जरूर अजीब लगी। क्विन के पास विकल्प तो था, अगर वो चाहता तो आथ के पास जाकर हिल्स्टन और बाकी ब्लेड से बच सकता था, लेकिन बाकियों का क्या? एक बार आथ के पास पहुंच जाने के बाद उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होता, और दूसरे हुनरों के उलट शैडो लिंक एक ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ क्विन ही कर सकता था। लिंक के माध्यम से संवाद करने में सक्षम न होने के कारण क्विन ने सक्रिय लिंक को चालू रखा, और जितनी अधिक देर तक इसे चालू रखा गया, आथ उतना ही अधिक जिज्ञासु होता गया। क्या वह मुझे बुलाने की कोशिश कर रहा है? उस समय आथ ने सोचा। अगर ऐसा था, तो कुछ संभावनाएं थीं। या तो क्विन मुश्किल में था, उसे पहला राजा मिल गया था, या शायद कोई और छाया उपयोग करता या कोई और चीज जिसे आथ की मदद की जरूरत थी। इस समय आथ ज्यादा व्यस्त नहीं था। अगर उसका छाया क्लोन ऊपर होता, तो वह कभी भी वापस आ सकता था, इसलिए उसने सोचा कि छाया के बीच से आने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी युद्ध के बीच में फेंक दिया गया हो। मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि मुझे युद्ध के मैदान के बीच में नहीं फेंका जाएगा। आथ ने क्विन की ओर देखते हुए कहा, जो उसके पीछे था। मुझे खेद है आथ, ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं पता कि तुम उसे हरा भी पाओगे या नहीं, क्विन ने अंत में बुदबुदाया। अरे ये क्या बकवास है? आथ ने शिकायत की। तुम मुझे यहाँ लाए हो और फिर कहते हो कि तुम्हें पता भी नहीं कि मैं उसे हरा भी पाऊंगा या नहीं, तो असल में तुम मुझे मरवाने की कोशिश कर रहे हो। उसने गहरी सांस ली और अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखा। आथ के लिए सिर्फ एक नज़र से उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था, और उसने बहुत समय से ऐसा कुछ किया भी नहीं था। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि कब उसे अपने प्रतिद्वंदी की ताकत जानने की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, जब तक मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आखिरकार हम पनिशस का काम यही है। आथ ने कवच पहने हिल्स्टन को देखते हुए कहा। बेकार मक्खियां कहीं से भी निकल आती हैं। हिल्स्टन ने कहा, लगता है तुम्हें लगता है कि चूंकि तुम जैसे ज्यादा लोग हो, इसलिए तुम्हारे जीतने की कुछ संभावना है। आथ जब तक उसके सामने खड़ा रहा, उसने अपनी बाहें मोड़ रखी थी, उसकी तलवार अभी भी उसकी पीठ पर थी। साफ था कि आथ इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा था।
आथर, ये व्यक्ति बहुत ताकतवर है। क्विन ने एक और चेतावनी देते हुए कहा। मजबूत, ठीक है, आप स्वयं भी काफी मजबूत हैं, इसलिए यदि आपने मुझे बुलाया है तो वह भी मजबूत ही होगा, आथर ने उत्तर दिया। और अधिक इंतजार न करते हुए परीक्षण के तौर पर हिल्स्टन ने आथर के दोनों हाथों को एक साथ पकड़ते हुए उसकी ओर एक दोहरी बिजली का बोल्ट दागा, लेकिन इससे पहले कि वह उन तक पहुंच पाता, जमीन से छाया ऊपर उठ गई, जिसने उसे रोक दिया। यद्यपि आथर ने अभी भी अपने हाथ मोड़े हुए थे, फिर भी उसकी शांत अभिव्यक्ति बदल गई। तुम लोग रास्ते से हट जाओ, वह ताकतवर है। बाकी लोग दो समूहों में बढ़ गए और बाएं दाएं चले गए। फिर जब परछाई कम हुई तो आथर तेज होती बिजली के बोल्टों के रास्ते से हट गया। हिल्स्टन अब बिजली के बोल्ट बरसाना जारी रखे हुए था और आथर हर बार उन्हें रोकने वाली परछाई को हटा देता। मुझे पता है कि हिल्स्टन के हमले कितने शक्तिशाली होंगे, क्विन ने सोचा। अगर मैंने इनमें से किसी एक हमले को रोकने की कोशिश की होती तो मेरे एमसी पॉइंट पहले ही शून्य हो गए होते, लेकिन आथर तो इतने सारे हमलों को रोक रहा है। हिल्स्टन, जो वज्रों से हमला जारी रखे हुए था, भी यही सोचने लगा। उसने सोचा था कि परछाई किसी ढाल की तरह इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर किसी जोरदार हमले को रोकने के लिए ढाल की ज़रूरत होती है तो उसमें बहुत सारा एमसी खर्च हो जाएगा और उसके परिवार के अलावा किसी और इंसान के पास इतने ज़्यादा एमसी पॉइंट नहीं होने चाहिए। अधिक हमलों को रोकने के बाद अंततः हिल्स्टन से बिजली गिरना बंद हो गया। ओह, क्या आप अंततः कुछ अलग करने जा रहे हैं? मुझे आश्चर्य है कि आप इतने लंबे समय तक इतने शक्तिशाली हमले जारी रख सकते हैं, आथर ने कहा। हिल्स्टन, जो अब तक काफ़ी बातूनी थे, पहले की अपेक्षा शांत हो गए थे। आपके पास इतना बड़ा एमसी पूल कैसे हो सकता है, या यह आपकी योग्यता है? हिल्स्टन ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति शीघ्र ही मुस्कुराहट में बदल गई क्योंकि उसने सोचा कि उसने एक बार किसी मजबूत व्यक्ति को पा लिया है, और उसका प्रतिद्वंद्वी जितना अधिक शक्तिशाली होगा वह उसका उपयोग उनके विरुद्ध कर सकता था, उनके एमसी स्तर और अंक छीनकर। आथर की पीठ पर एक विशाल परछाई बनने लगी, धीरे धीरे ऊपर उठकर एक खास आकृति बनाने लगी। पिछली बार की तरह क्विन को पता था कि यह क्या है। आथर अपनी पीठ पर अपनी बड़ी बड़ी परछाई के पंख बना रहा था। जब छाया का विस्तार पूरा हो गया तो पंख आथर के आकार से 10 गुना बड़े हो गए। जब आप हजारों वर्षों तक दूसरों की छाया में रहते हैं तो आपकी शक्तियां थोड़ी बढ़ जाती हैं, आथर ने कहा। पहले से कहीं ज्यादा उत्साहित होकर हिल्स्टन ने अपनी दोनों मुट्ठियां आपस में जोर से भींची, जिससे हर बार हवा में जोरदार कंपन पैदा हुआ। उसका काला और सुनहरा कवच ऐसे चमकने लगा मानो चमक रहा हो। क्या वह अब केवल अपनी सहायता के लिए ही जानवर की आभा को सक्रिय कर रहा है? क्विन ने सोचा, क्योंकि वह महसूस कर सकता था कि हिल्स्टन का शरीर पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हिल्स्टन को अपनी पूरी ताकत लगाते नहीं देखा था, लेकिन क्विन ने भी आथर को अपनी पूरी ताकत लगाते नहीं देखा था। हालांकि क्विन रुककर लड़ाई देखना चाहता था, लेकिन वह चिंतित था, उसे डर था कि कहीं आथर काम पूरा न कर पाए। अगर वह कुछ मदद कर सकता था तो एक ही चीज़ थी। उसने दूर देखा जहां राक्षसी स्तर का केकड़ा दिखाई दे रहा था, अभी भी ठीक हो रहा था। हालांकि उसे लड़ाई का आभास या आवाज़ मिलनी चाहिए थी, फिर भी उसे हिलना चाहिए था। जैसा कि लोगन ने कहा, वह गंभीर रूप से घायल था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। मुझे कोशिश करनी होगी। जब दोनों लड़ रहे थे, क्विन ने सोचा कि उसका समय सबसे अच्छा होगा अगर वह दानव स्तर का क्रिस्टल हासिल करे और खोज पूरी करे। खोज पूरी करते ही उसका विकास शुरू हो जाएगा और एक पिशाच सरदार के रूप में उसे कुछ नई ताकत भी मिल जाएगी। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने से पहले क्विन ने कुछ अंतिम शब्द कहे। शुभकामनाएं आथर, मेजिन ने लिथ की इस बेशर्मी भरी छेड़खानी पर मजाक उड़ाया। उसने उसके सिर के पिछले हिस्से पर तमाचा मारा और कहा, अगर तुम बात कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम ठीक हो। अब उठो, आखिरी रेप करो, मेरे पास दुनिया का सारा समय नहीं है। लिथ अपनी चाची की ठंडी बातों पर हंस पड़ा। वह उन्हें देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन जब वह उसे डांट रही थी तो प्यारी लग रही थी। लिथ ने ऊर्जा जुटाई और अंतिम पुशअप पूरा किया। प्रशिक्षण समाप्त हो गया और मेजिन ने उसे आराम करने दिया। अपने अवकाश के दौरान लिथ ने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनाई और कुछ देर आराम किया। जब वह तैयार हो गया तो उसने अपनी चाची से मुलाकात की और फिर प्रशिक्षण के लिए वापस चला गया। तमाचा, बेवकूफ़, तुम्हें रोकना होगा, मेजिन ने लिथ के सिर पर तमाचा मारने के बाद चिल्लाया। दोनों के बीच मुकाबला चल रहा था और लिथ को अपनी चाची के सभी हमलों से बचाव करना था। मेजिन ने खुद को लिथ के स्तर तक दबा लिया था और हर पल उस पर हमला कर रही थी। वह इस दुनिया की सबसे बड़ी अंतरिक्ष पथ विशेषज्ञ थी और आसानी से इधर उधर घूमकर हमला कर सकती थी। एक ही क्षेत्र में होने के बावजूद लिथ के पास एक सच्चे विशेषज्ञ से लड़ने का कोई मौका नहीं था। अपने युवा दिनों में जब वह लूसी और अपनी मां के साथ प्रशिक्षण ले रहे थे तो उनके पास मैजिक कोर नहीं था और वह उनके साथ एक नश्वर की तरह अभ्यास करते थे। वहां कोई टेलीपोर्टिंग नहीं थी, कोई तत्वों का उपयोग नहीं था, और यह सब कच्ची ताकत और लड़ाई थी।
लिथ को सिर्फ अकादमी में ही आर्या या एमिलिया के साथ स्पैरिंग करते समय ठीक से ट्रेनिंग मिलती थी, लेकिन ये थोड़े समय के लिए ही होता था और इसे ट्रेनिंग भी नहीं कहा जा सकता था। उसकी चाची के साथ ये वाला मामला ज़्यादा गंभीर और कट्टर था। वो लिथ को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। लूसी, लिलिथ, आर्या और एमिलिया सभी ने आसानी से प्रशिक्षण लिया था क्योंकि उस समय लिथ बहुत छोटी थी और उसे कठिन प्रशिक्षण के लिए बहुत अधिक मजबूर नहीं किया जा सकता था। अब गंभीर प्रशिक्षण लिथ की अपेक्षाओं से परे था और उसे यह समझने में मदद कर रहा था कि उसे अभी और आगे बढ़ने के लिए कितनी गुंजाइश है। जब भी मेजिन हमला करता, लिथ के दिमाग में उनसे बचाव के कई तरीके आते। हालांकि सिर्फ एक ही कारगर होता और उसकी सफलता दर 10% से भी कम होती। इसका मतलब यह था कि इस मुकाबले में लिथ की बुरी तरह पिटाई हो रही थी। यह उसके लिए ठीक था क्योंकि यह उसकी गलती थी कि उसके पास इतने सारे विचार थे, जबकि एक विचार ही उसे सर्वश्रेष्ठ विचारों को रोकने में मदद कर सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, लिथ कम विचार रखने की कोशिश कर रहा था और खतरे के प्रति अपने शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया को नियंत्रण में लेने तथा उसे रोकने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी प्रतिक्रियाएं तेज होती जा रही थीं और प्रत्येक प्रहार के साथ लिथ अच्छी तरह सीख रहा था। 1 साल बीत गया, शक्ति और शारीरिक स्थिति का प्रशिक्षण समाप्त हो गया तथा लिथ ने बहुत सी चीजें सीख ली तथा अपने समग्र शरीर को मजबूत बना लिया। मेजिन ने उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दिया और जब उसका शरीर ठीक हो रहा था, तब उसने उन बातों पर विचार किया जो उसने सीखी थीं। उसे बहुत बुरी तरह पीटा गया था और उसके शरीर को इससे उबरने के लिए समय की आवश्यकता थी। जब वह नाइटिंगेल में वापस आकर आराम कर रहा था, लिलिथ सिंहासन कक्ष में अपनी रानी के कर्तव्यों का पालन कर रही थी। उसका कुछ ध्यान दासियों पर था जो उससे बातें कर रही थीं, जबकि बाकी ध्यान उसके दोनों बच्चों पर था। लूसी जहां भी थी वहां अच्छा कर रही थी और लिथ के मामले में लिलिथ ने मन ही मन सोचा। उसने निश्चित रूप से पूरी ताकत लगा दी। मेजिन ने अपने प्रशिक्षण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और लिलिथ को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या महसूस किया जाए। अब तक किसी ने भी लिथ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया था जितना कि मेजिन ने पहुंचाया था, लेकिन उसने ये सब उसके भले के लिए किया था, इसलिए भावनाएं मिश्रित और विरोधाभासी थीं। लिलिथ केवल उदास चेहरे के साथ अपने बच्चे को कष्ट सहते हुए देख सकती थी, लेकिन शुक्र है कि उसकी हालत लूसी जितनी खराब नहीं थी, इसलिए लिलिथ को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। पिछले 1 वर्ष में लूसी ने दूसरी दुनिया में कुछ गंभीर मुसीबतें खड़ी कर दी थीं। वह जिस दुनिया में थी वहां उसकी तात्विक ऊर्जाओं और आध्यात्मिक शक्तियों के साथ पूर्ण संघर्ष था। उनकी साधना का तरीका जादुई जड़ी बूटियां खाकर और उगाकर था। लूसी की सारी ताकत उस दुनिया के कानूनों द्वारा दबा दी गई और सील कर दी गई। इसके अलावा वह एक दिव्य सुंदरी थी और उस दुनिया के लोग स्वाभाविक रूप से उस पर हमला करने और उसे तबाह करने से खुद को नहीं रोक सके। शुक्र है कि लूसी की नींव एक मार्शल कलाकार के रूप में बहुत मजबूत थी और जिन लोगों ने उस पर हमला किया था वे मात्र मनुष्य थे। लूसी ने उन्हें मात्र सांसों में ही मार डाला, लेकिन ये कुछ क्षण लिलिथ के लिए काफ़ी तनावपूर्ण थे और उसे बहुत अधिक चिंता में डाल दिया। लिलिथ ने लूसी से मिलने और उसे उस दुनिया से बाहर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन उसने अपने होंठ काट लिए और खुद को ऐसा करने से रोक लिया। उसके बच्चों को बड़े होने के लिए इन सब से गुजरना ही था और इसमें कुछ नहीं किया जा सकता था। लिलिथ भी कभी उनकी स्थिति में थी और वह उन दिनों से अच्छी तरह परिचित थी जो उसने देखे थे। अपने जीवन के आरंभ में ही एक कुलीन पिशाच कुल द्वारा गोद लिए जाने के बावजूद एक दिन के लिए भी उसके लिए कोई खुशी की बात नहीं थी। जिस कबीले ने उसे गोद लिया था उसने ऐसा सिर्फ उसकी खूबसूरती के कारण किया था। वह वाकई बहुत खूबसूरत थी और उस समय के पिशाच राजा के लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि हो सकती थी। हालांकि लिलिथ में बहुत अच्छी क्षमता थी और उन लोगों ने उसे आगे बढ़ने में मदद की। उसकी प्रगति ने उसे कुलों के शीर्ष पदों तक पहुंचाया और अंततः वह उत्तराधिकारी बन गई। इस अवधि के दौरान बहुत सारी परेशानियां रहीं और हर तरफ से धमकियां मिल रही थीं। पुरुषों के मन में लिलिथ को अपवित्र करने और उसे राजा से छिपाने का विचार था, लेकिन वह कबीले की मुखिया द्वारा संरक्षित थी जो एक महिला थी और जिसने लिलिथ को गोद लिया था। पिशाच के रूप में लिलिथ का कौमार्य अनमोल था और इस प्रकार वह अपवित्र होने से बच गई। लिलिथ ने कभी भी इन बातों को नहीं भुलाया और गुप्त रूप से शक्ति के शिखर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की। वह कब सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई यह उसे भी पता नहीं चला क्योंकि वह हर काम में बहुत व्यस्त थी। एकमात्र प्रमुख उत्थान जिसके बारे में वह जानती थी वह था पौराणिक पद। इसी क्षेत्र में उसने विश्व आत्मा को अस्तित्व में प्रकट किया। दोनों के बीच तुरंत ही मनमुटाव हो गया और विश्व आत्मा उसे पसंद नहीं करती थी। विश्व आत्मा का कोई लिंग नहीं था, लेकिन किसी कारण से लिलिथ को परेशान करने के लिए उसने एक बुरे व्यक्ति का रूप धारण कर लिया और उसे परेशान करने लगा। विश्व आत्मा कभी भी उसकी दुश्मन नहीं हो सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे लिलिथ को अधिक से अधिक परेशानी पहुंचाने से रोक सके। एक दिन जब वह लिलिथ को परेशान करने के तरीके खोज रहा था तो विश्व आत्मा ने किसी की हत्या कर दी और रहस्यमय तरीके से उसे एक क्षमता प्राप्त हो गई।
ये क्षमता इसे दूसरी दुनिया से आत्माओं को बुलाने और उन्हें यहाँ पुनर्जन्म देने की अनुमति देती है। इन सभी आत्माओं में कुछ न कुछ खास था क्योंकि ये दूसरी दुनिया से यहाँ आई थीं। इसे एक अनोखी क्षमता कहा जाता था और जैसे ही विश्व आत्मा को इसका ज्ञान हुआ, उसने लिलिथ को परेशान करने के लिए आत्माओं को बुलाना शुरू कर दिया। योजना बमुश्किल ही सफल हो पाई क्योंकि इसके बिल्कुल विपरीत बात घटित हो गई। आत्माओं ने यहाँ अपना समय आनंदपूर्वक बिताया और वास्तव में युद्ध की तैयारी करने और एक दूसरे पर हमला करने के बजाय इस दुनिया में महान परिवर्तन लाए। इस प्रकार विश्व को विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों से परिचय हुआ और समय के साथ धीरे धीरे अपनी अपनी चीजें विकसित हुईं। पिशाचों ने पृथ्वी से विक्टोरियन युग की थीम अपना ली तथा सोनाटा, सिम्फनी आदि जैसे शास्त्रीय संगीत को सुना, जबकि अन्य जातियों ने अन्य चीजों को अपना लिया। विश्व आत्मा ये जानकर निराश हो गई कि उन्होंने लिलिथ को कभी कोई परेशानी नहीं पहुंचाई, लेकिन उसने आशा नहीं खोई और आत्माओं को बुलाना जारी रखा। अंततः विश्व आत्मा ने इस संसार की परवाह की, भले ही वह लिलिथ से नफरत करती थी। अद्वितीय क्षमताएं होना अच्छी बात थी और विश्व आत्मा सचमुच बुद्धिमान थी, जैसा कि उसने बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया था। विश्व को उन क्षमताओं और प्रगति से लाभ होगा, इस प्रकार विश्व आत्मा आत्माओं का योग करती रही। खैर, लिलिथ को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी क्योंकि यह उसके लिए एक मजाक के अलावा कुछ नहीं था। वह काफी समय तक विश्व आत्मा के अस्तित्व के बारे में भी भूल गई थी, क्योंकि वह अपने कामों में व्यस्त थी और उसके पास उसके साथ खेलने का समय नहीं था। इस प्रकार उसने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वह अपने अनुभवों से गुजर रही थी और अपनी जिंदगी की राह ढूंढने के बाद गर्भवती हुई और बच्चों को जन्म दिया। वह उनके पालन पोषण में व्यस्त थी और खुद अपने अनुभवों के बावजूद लिलिथ अभी भी लिथ और लूसी के लिए बहुत चिंतित थी। लूसी किसी तरह उस जादुई जड़ी बूटी की दुनिया में जीवित रहने में कामयाब रही और अनेक कठिनाइयों के बावजूद हर गुजरते दिन के साथ वह और अधिक मजबूत होती जा रही थी। वह पूरी तरह से युद्धोन्मादी थी। ये जड़ी बूटी की खेती उसकी मदद नहीं कर रही थी, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की और संघर्ष के लिए आने वाले लोगों से लड़ने के लिए जो भी साधन उपलब्ध थे उनका इस्तेमाल किया। लूसी के इन परेशान करने वाले मामलों ने लिलिथ को लिथ के बारे में बहुत अधिक चिंतित कर दिया। कम से कम लिथ प्रशिक्षण के दौरान सुरक्षित जगह पर थी और लिलिथ को मेजिन पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि मेजिन उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। फिर भी लिलिथ अपने दोनों बच्चों को कष्ट में देखकर दुखी थी। वह उन्हें इस तरह देख नहीं सकती थी और अपना ध्यान भटकाने और शांत रहने के लिए उसने रानी के रूप में अपने कर्तव्य निभाने का सहारा लिया। अपनी माँ के सभी विचारों से बेखबर लिथ शांत था और अपने पाठों पर चिंतन करता रहा। चिंतन मनन समाप्त होने पर उसने झपकी लेने का निश्चय किया और सो गया। इसी तरह समय बीतता रहा। 10 साल बीत गए। ड्रैगन महाद्वीप की नारंगी चांदनी के नीचे एक लंबा व्यक्ति खड़ा था। उसकी शांत पीठ एक शक्तिशाली धातु के दरवाजे की ओर थी। वह व्यक्ति अपने सामने फैले विशाल साम्राज्य को देख रहा था तथा उसकी नीलम जैसी बैंगनी आंखों में अनेक अनुभव कौंध रहे थे। विभिन्न प्रतिष्ठानों से निकलने वाली रोशनी ने पूरे राज्य को रोशन कर दिया, जिससे रात के अंधेरे में जीवन का संचार हो गया। क्या ये शांत नहीं है? चांदी जैसे बालों वाले लंबे व्यक्ति के कानों में एक मधुर आवाज गूंजी। आवाज के स्रोत की ओर मुड़े बिना चांदी के सिर ने कोमल स्वर में कहा, हाँ। इस संक्षिप्त बातचीत के बाद कोई और शब्द आदान प्रदान नहीं हुआ और दोनों एक दूसरे के पास खड़े होकर रात के इस खूबसूरत दृश्य को निहारते रहे। पलक झपकते ही एक दशक बीत गया और अब अमर हो चुके लिथ को ऐसा लग रहा था जैसे ये कुछ ही महीने हों। पूरे एक दशक तक उन्होंने प्रशिक्षण के अलावा कुछ नहीं किया। पहले तो शक्ति और शारीरिक स्थिति का प्रशिक्षण 1 वर्ष तक चला, लेकिन उसके बाद लिथ को नेतृत्व क्षमता का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें रागुइल साम्राज्य में उनके मुद्दों को सुलझाने और लोगों को महानता की ओर ले जाने के लिए वापस भेज दिया गया। जब मेजिन ने लिथ को वहां भेजा था तो उसे पूरी उम्मीद थी कि वह एक क्रूर व्यक्ति की तरह व्यवहार करेगा, सभी को मार डालेगा, सिंहासन पर कब्जा करेगा, फिर उन सभी को महानता की ओर ले जाएगा। वह जन्म से ही एक राजा थे और स्वाभाविक रूप से राज्य चलाने के सभी पहलुओं से परिचित थे। राज्य को आगे बढ़ाना कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं होनी चाहिए। मेजिन के मन में ये विचार थे और उन्होंने उसके लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था की थी, लेकिन लिथ ने उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक आगे बढ़कर उसके द्वारा सोची गई हर बात को पूरी तरह से उलट दिया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लिथ लोगों पर शासन नहीं करता था, जिससे मेजिन आश्चर्यचकित था। उन्होंने कभी सिंहासन नहीं संभाला और हमेशा छाया में रहकर सबके पीठ पीछे से सत्ता का संचालन करते रहे। लिथ ने राज्य के विभिन्न लोगों और संगठनों पर नियंत्रण कर लिया था और वे सभी उसके कठपुतली बन गए थे। कठपुतली मास्टर लिथ ने उन्हें अपनी धुनों के अनुसार नचाया और इससे मेजिन को बहुत आश्चर्य हुआ। लिथ ने सबसे पहला काम यह किया कि उसने राज्य के उत्तराधिकारी एल्विन को ढूंढ निकाला और उसे अपना मुख्य कठपुतली बना लिया। उसने एल्विन को इनों के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया, भले ही वह एक कुतिया थी और उसे मारने की कोशिश कर रही थी।
लिथ के पास उन्हें एक दूसरे के गले मिलते देखने का समय नहीं था और उसने उन्हें जल्द से जल्द एक साथ आने को कहा। ऐसा करना आसान था क्योंकि एल्विन कुंवारा था और उसने बस इनो को अपनी योनि खोलने को कहा और उसे कामुक दुनिया की एक झलक दिखाए। एक अच्छी चुत इंसान को बदल देती है और एल्विन भी इसका अपवाद नहीं था। वो इनो के लिए दीवाना था और इसी बात का फायदा उठाकर लिथ ने दोनों को कड़ी मेहनत करने पर मजबूर कर दिया। लिथ ने स्वयं दोनों के साथ मिलकर कड़ी मेहनत की और वही था जिसने हजारों ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जहां सारी चीजें एल्विन और इनो के पक्ष में चली गईं। उदाहरण के लिए लिथ ने कुछ प्रयास किए और निकटवर्ती राज्यों को रागुइल साम्राज्य के साथ गठबंधन बनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने निकटवर्ती राज्य को प्रांत के अन्य राज्यों के लिए एक काल्पनिक खतरा बताकर इसे संभव बनाया। लिथ ने उन लोगों को रागुइल साम्राज्य में प्लेग और प्राकृतिक आपदाएं दिखाईं और उन्हें समझाया कि कोई शक्ति है जो इन लोगों पर नियंत्रण करना चाहती है। उन्होंने हमलावरों के वास्तविक होने के बारे में कुछ आश्वासन दिलाने के लिए यहाँ वहाँ कुछ छोटी मोटी घटनाएं भी कीं। इस आतंक के कारण आसपास के राज्यों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और इसका फायदा उठाते हुए उसने धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे का सहयोगी बना दिया। ये गठबंधन आसानी से बन गए और यह सब विवाहों की बदौलत संभव हुआ। जाहिर है पास के राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी गलती से मिले थे और गलती से एक दूसरे के प्यार में पड़ गए थे। चूंकि वे परिवार के मुख्य सदस्य थे इसलिए उन्हें बहुत महत्व दिया जाता था और इस प्रकार विवाह संपन्न होते थे। ये बात सबके सामने थी और सबको पता थी। असली कहानी ये थी कि सब कुछ किसी कारण से हुआ और इसका अधिकांश हिस्सा लिथ के कारण था। लिथ ने आसपास के राज्यों के बुजुर्गों को गठबंधन बनाने पर मजबूर किया और शादी ही एकमात्र आसान रास्ता था। इस तरह उन्होंने आकस्मिक प्रेम का ताना बाना बुना और अपने बच्चों की शादी करवा दी। चूंकि दो राज्यों के बीच गठबंधन हो गया था इसलिए तीसरा राज्य उनसे डर गया और अपनी सुरक्षा के लिए उसने रागुइल राज्य के साथ हाथ मिला लिया। इससे समूह में कुछ तनाव उत्पन्न हो गया लेकिन लिथ ने अंततः उन्हें एक दूसरे में शामिल कर लिया ताकि वे शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें और एक दूसरे पर हमला न करें। इस गठबंधन से हर चीज को बहुत बढ़ावा मिला। व्यापार और वाणिज्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और ये तेजी से बढ़ रहा था। रागुइल साम्राज्य में काफी समय के बाद समृद्धि आई और फिर एक दिन एक व्यापारी कारवां वहां से गुजर रहा था। वह उनके स्थान पर रुका और इस राज्य की भव्यता के बारे में जाना। प्रभावित होकर उन लोगों ने कुछ अच्छे व्यापार की पेशकश की और रागुइल साम्राज्य अधिक समृद्ध हो गया। ये व्यापारी कारवां लिथ के निर्देशानुसार युवेन द्वारा बनाया गया था। उन्होंने व्यापार को संभव बनाया और रागुइल साम्राज्य को विश्व व्यापारी संघ से जोड़ा। ये रागुइल साम्राज्य और युवेन दोनों के लिए वास्तव में लाभदायक साबित हुआ। युवेन ने लिथ की बदौलत ड्रैगन महाद्वीप में अपनी पहचान बनाई और रागुइल व्यापारी कारवां की बदौलत वैश्विक स्तर पर फैल गए और अपने उत्पादों को हर जगह बेचने लगे। यहाँ तक कि स्वयं को सीधे तौर पर शामिल किए बिना भी लिथ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए तथा मेजिन को पूरी तरह से पछाड़ दिया। रागुइल साम्राज्य बहुत अमीर हो गया और इस धन के साथ महानता आए और महानता के साथ शक्ति भी आई। राज्य गठबंधन का नेता बन गया और अंततः गठबंधन प्रांत में सबसे मजबूत शक्ति बन गया। ये सब 10 वर्षों के भीतर हुआ और इससे ये पता चला कि यदि लिथ चाहे तो वह वास्तव में नेतृत्व किए बिना भी किसी का नेतृत्व कर सकता है। वे कहते हैं कि सेब पेड़ से दूर नहीं गिरता और लिथ के मामले में यह बात बिल्कुल सच थी। लिलिथ को भी शासन करना पसंद नहीं था और उसने इसे अप्रत्यक्ष रूप से करना चुना। लिथ उसका बेटा था और स्वाभाविक रूप से उसे ये गुण अपनी मां से विरासत में मिले थे। रागुइल साम्राज्य ने अंततः बहुत लाभ कमाया और डार्क ड्रैगन जनजाति के शीर्ष सबसे अमीर राज्यों की निचली श्रेणी में प्रवेश किया। यह एक बड़ी सफलता थी और वे सभी पार्टी कर रहे थे जिसे लिथ और मेजिन की नज़रों में चमकती रोशनियों से देखा जा सकता था। राज्य में एक उत्सव चल रहा था और लोग ऊंचे और शक्तिशाली तारों के कारण जश्न मना रहे थे। उनकी तेज आवाज़ें दूर से भी महसूस की जा सकती थीं। लिथ के पीछे जो बड़ा धातु का दरवाजा था वह जीर्ण शीर्ण रागुइल महल का था। कुछ वर्ष पहले इस महल में एक द्वार अचानक प्रकट हुआ और बहुत आतंक फैल गया। लिथ ने इन लोगों को ये स्थान खाली करवा दिया और उनकी पूरी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया, केवल ये महल ही पीछे छोड़ दिया। इस विशाल दरवाजे के पीछे वही गेट था लेकिन वर्तमान में इसे सील कर दिया गया है ताकि कोई गलती से इसके अंदर प्रवेश न कर सके या इसके अंदर से प्रकट न हो सके। लिथ इस गेट के बारे में उत्सुक था लेकिन वह बाद में इसकी जांच करेगा। अब तक 10 साल का समय काफी लंबा था जब से वह अपनी पत्नियों से दूर थे और वह उनसे मिलना चाहते थे। हालांकि उन्हें यकीन था कि उनकी पत्नियां ठीक हैं, शायद उनकी मां को छोड़कर। महिलाओं को वास्तव में कोई खास फर्क महसूस नहीं हुआ, हालांकि उनके पति 10 सालों से उनके संपर्क में नहीं थे। उनके लिए ये पूरा समय बस कुछ हफ्तों या कुछ दिनों जैसा लगा और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब लिथ लगभग 8 दशकों तक सो रहा था तब उन्होंने खुद को संभाल लिया था, इसलिए सिर्फ 10 साल कुछ भी नहीं थे। फिर भी लिथ को पता था कि 10 साल बीत चुके थे और वह उस अवस्था में था जहां वह समय की धारणाओं के साथ पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुआ था।
वह सचमुच उनसे मिलने के लिए लालायित था। तथापि जब लिथ ने अपनी उपलब्धियों को यानी सामने स्थित रागुएल साम्राज्य को देखना समाप्त कर दिया तो वह मेजिन की ओर देखने के लिए मुड़ा और मुस्कुराया। लिथ की मुस्कुराहट ने मेजिन को थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन उसने इसे जाहिर नहीं किया। प्यारी चाची, क्या अब समय नहीं आ गया? लिथ ने शांति से पूछा, लेकिन उसकी मुस्कान अभी भी बरकरार थी। समय हो गया है, मेजिन ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। वह कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी और सोचती थी कि अज्ञानतावश वह अपनी जिम्मेदारियों से बच जाएगी। मुस्कुराते हुए लिथ मेजिन के पास गया और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखकर उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम निश्चित रूप से डेट के बारे में नहीं भूली हो, है ना? इस एक दशक में लिथ मेजिन के साथ फ्लर्ट करने से बिल्कुल नहीं चूका था। बहुत कम समय मिलने के बावजूद कम से कम वह उसे अपने साथ डेट पर चलने के लिए राजी तो कर ही गया था। ट्रेनिंग में उसका ज़्यादातर समय लग गया और इसी वजह से वह उस पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। अगर ऐसा होता तो शायद लिथ अब तक अपनी मौसी के साथ होता। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ चीज़ों में समय लगा और सब ठीक हो गया। उसकी यह तसुंडेरे आंटी धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आ जाएगी। वह इतनी आसानी से नहीं झुकेगी और लिथ भी नहीं चाहता था। ये जितना कठिन था, पुरस्कार भी उतने ही अच्छे थे। जैसे ही लिथ ने मेजिन को तारीख की याद दिलाई, मेजिन ने अंदर ही अंदर आह भरी और सोचा, इससे भागना संभव नहीं है। रॉयल कैसल, नाइटिंगेल महल में ऐसे बहुत से स्थान थे जहां कोई जा सकता था, फिर भी लिलिथ के लिए सबसे पसंदीदा और आरामदायक स्थान आंगन था। उसके इस पसंदीदा आंगन में एक छोटा तालाब, एक छोटा सा फूलों का बगीचा, अच्छी तरह से काटी गई घास का एक टुकड़ा और किनारे पर एक मंडप था जहां एक गोल मेज और कुछ कुर्सियां रखी थीं। ये जगह कई वजहों से अच्छी थी। सबसे पहली वजह तो ये थी कि यह वाकई सुविधाजनक थी। कोई भी नौकरानी यहाँ आकर उसके पास आ सकती थी, और अगर यह उसका बेडरूम होता तो ऐसा करना मुमकिन नहीं होता। बेडरूम में केवल लूना, किंग्यू और बेला ही बिना अनुमति के आ जा सकती थीं। दूसरा कारण यह था कि वह भीतरी घेरे के बीच में थी, एक ऐसी जगह जहां कोई भी आसानी से पहुंच सकता था। इससे उसके दोनों बच्चों को उसे ढूंढने में आसानी होगी। ऐसे और भी कई कारण थे, लेकिन कुल मिलाकर यह काफ़ी आरामदायक था और वह अपना अधिकांश समय यहीं बिताती थी। वर्तमान में लिलिथ तालाब के किनारे घास के एक टुकड़े पर बैठकर कुछ कागज़ों पर काम कर रही थी। तालाब में बहुत सारी विदेशी मछलियां खुशी से तैर रही थीं। वे सभी पिशाच महाद्वीप के वातावरण के कारण गहरे या लाल रंग की थीं। लिलिथ समय समय पर तालाब की ओर देखती रहती थी कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। अब तक लूसी दुनिया में मध्यम स्तर तक पहुंचने में कामयाब रही थी। यह एक नाटकीय वृद्धि थी और अगर यह जारी रहा तो शायद कुछ दशकों में वह उस दुनिया के शिखर पर पहुंच जाएगी और सभी पर हावी हो जाएगी। लिलिथ को उस पर गर्व था और उसकी तरक्की देखकर उसका दिल हल्का हो गया। हालांकि उसे पता था कि उसका बच्चा संघर्षों से बड़ा हुआ है, लेकिन उसे देखकर और उससे मिले आश्वासन से उसे सुकून मिला। इसके बाद उसका बच्चा लिथ मेजिन के हाथों तड़प रहा था। वह उसे कई बार मौत के कगार पर ला चुकी थी, लेकिन कभी भी उसकी मौत की नौबत नहीं आई। सब कुछ नियंत्रण में था, इसलिए लिलिथ ज्यादा चिंतित नहीं थी। अपने बच्चे के विकास और उसकी क्षमताओं से लिलिथ खुश थी। वह भीड़ से अलग दिख रहा था और वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। लिलिथ को उसे और लूसी को अपना काम करते देखकर कितना गर्व हुआ, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसने ही उन दोनों को बनाया था और उन्हें देखकर उसे एक ऐसी संतुष्टि मिलती थी जो किसी और माध्यम से कभी महसूस नहीं की जा सकती थी। उनका मानना था कि माता पिता बनना सचमुच सबसे अच्छा एहसास है। जैसे ही लिलिथ ने तालाब की ओर देखा, उसने देखा कि लिथ ने मेजिन के साथ प्रशिक्षण समाप्त कर लिया था और दोनों अब बातचीत कर रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद दोनों ने बातचीत शुरू की और अंततः लिथ ने पूछा, आप निश्चित रूप से तारीख के बारे में नहीं भूले हैं, है ना? ओह, ये हो रहा है। लिलिथ उन दोनों की बातचीत देखकर खुशी से मुस्कुराए। मेजिन को तोड़ना अब तक का सबसे कठिन काम था, लेकिन उसके बच्चे ने अंततः अपने पत्ते सही ढंग से खेले और उसके साथ डेट पर जाने का मौका पा लिया। हालांकि मेजिन द्वारा डेट का प्रस्ताव स्वीकार करने का एक कारण ये भी था कि वह शर्त हार गई थी और उसे किसी भी तरह डेट पर जाना था। जो भी हो, लिलिथ इस घटनाक्रम को देखकर खुश हुई और प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराए। लिथ और मेजिन ने अपनी बातचीत समाप्त करने के बाद वे अपनी डेट के लिए तैयार होने चले गए। ये देखना मज़ेदार होगा, फो, लिलिथ ने जोर से कहा। हालांकि अकेले देखना मज़ेदार नहीं होगा, मुझे उन दो को आमंत्रित करना चाहिए, नहीं उन तीन को। ऐसा कहते हुए लिलिथ ने अपना फ़ोन निकाला और 3 लोगों का नंबर डायल किया तथा उन सभी को कॉन्फ्रेंस कॉल में शामिल कर लिया। जब वह ऐसा कर रही थी तो अपने घर से बहुत दूर ड्रैगन महाद्वीप में लिथ बैठा हुआ अपनी चाची मेजिन के आने का इंतजार कर रहा था। लिथ ने स्पोर्ट्स ड्रेस पहनी हुई थी, कोई औपचारिक शर्त या ऐसा ही कुछ नहीं। वजह यह थी कि वह अपनी मौसी को किसी रोमांटिक डेट पर नहीं ले जा रहा था।
हाँ, ऐसा करना जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि पहली डेट का उद्देश्य एक दूसरे में रुचि विकसित करने और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ हद तक रोमांटिक होना था, लेकिन लित के कुछ अन्य विचार थे। जहाँ तक वह अपनी चाची को जानता था, उन्हें रोमांटिक चीज़ें पसंद नहीं थीं। वह बहुत संकोची थीं और अनजाने में ही इस विचार को ठुकरा देती थीं। उन्हें धीरे धीरे खुलना पड़ा। कुछ मिनट इंतजार के बाद मेजिन काली लेगिंग और स्पोर्ट्स ब्रा पहने लित के सामने आई। उसके बैंगनी बाल पोनीटेल में बंधे थे और उसका सपाट पेट साफ दिखाई दे रहा था। लित ने सीटी बजाते हुए उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अपनी तरफ देखो चाची। ये हमारी पहली डेट है और आप अभी से मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हैं। मेजिन ने आंखें घुमाईं। तुमने मुझे स्पोर्ट्स ड्रेस पहनने को कहा था ना? लित ने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर चलो। लित ने अपनी कोहनी को आगे बढ़ाया ताकि मेजिन उसके साथ हाथ मिला सके। मेजिन ने ऐसा नहीं किया और उसे घूरता रहा। लित ने भौहें उठाईं और याद दिलाया, आज आप मेरी डेट हैं चाची। अब इससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। मेजिन ने आह भरी। ठीक है। लित ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए हंसी। इस डेट पर यह उनका पहला स्पर्श था और धीरे धीरे और भी स्पर्श होने वाले थे। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े और मेजिन ने दोनों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचा दिया। लित की दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई, लेकिन फिर जैसे ही धुंध लौटी, उसने खुद को एक हरे भरे जंगल के बीच पाया। उसके बगल से एक झरने की आवाज़ आ रही थी और झरने की ओर मुड़कर लित ने एक संकरी जलधारा को बहते देखा। दोनों इस समय एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर थे। जल तत्व की ऊर्जा का घनत्व अधिक था और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इसी गड्ढे से झरना निकला और फिर एक संकरी धारा में बदल गया। लित इस स्थान पर केवल एक ही कारण से था, कयाकिंग। अरे, देखते हैं कौन सबसे तेजी से अपनी कयाक बनाता है चाची, लित ने कहा और उसका हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ा दिया। लित ने पहली डेट के लिए एडवेंचर स्पोर्ट्स को चुना। अपनी घमंडी ड्रैगन आंटी के सामने उसे और कुछ भी ठीक नहीं लगा। मेजिन ने लित की टिप्पणी पर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे, है ना? मेजिन एक सर्वोच्च रैंक था और लित एक आधा राजा था। दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। लित ने एक लट्ठा उठाते हुए कहा, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा चाची। हम वैसे भी खुद को एक ही दायरे में दबा रहे हैं, इसलिए यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों अमर लोकों में होते तो कोई चुनौती या रोमांच नहीं होता। वे इतने ताकतवर थे कि ऐसा कुछ करने की कोशिश करके मज़ा नहीं ले पाते। आनंद पाने के लिए अपनी इंद्रियों, धारणा, कौशल और अन्य सभी चीज़ों को दबाना आवश्यक था। मेजिन को समझ नहीं आ रहा था कि लित इतना आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा था, लेकिन खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंतिम परिणाम तय हो चुका था और इसमें कोई बदलाव नहीं था। उसने और लित ने एक ऐसा आर्मबैंड पहना था जो उन्हें दबाता था। ये कलाकृति लिलिथ ने खुद चीज़ों को मज़ेदार बनाने के लिए डिज़ाइन की थी और उसने इसकी काफ़ी सारी चीज़ें लित को दी थीं। इसके बाद दोनों ने एक साथ अंगड़ाई ली और 3 की गिनती पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी तथा अपनी लकड़ी की कयाक और चप्पू बनाने के लिए जंगल की ओर दौड़ पड़े। रॉयल कैसल, नाइटिंगेल। उस कुतिया में सचमुच बहुत घमंड है। आंगन में लिलिथ और तीनों आमंत्रित लोग जमीन पर एक घेरा बनाकर बैठे थे। उनके बीच में एक पर्दा था जिस पर से लिथ और मेजिन की आकृतियां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो लिथ और मेजिन छोटे आकार में बदल गए हों और एक छोटे से जंगल में दौड़ रहे हों। फुटेज देखते समय गाली देने वाला कोई और नहीं बल्कि लूसीफर था, जो उन दोनों को देखते हुए पॉपकॉर्न खा रहा था। लिलिथ ने जिन अन्य 2 लोगों को आमंत्रित किया था वे थे अगालिया और आर्या। आर्या मेजिन और लिथ दोनों की करीबी रिश्तेदार थी। वह पहले दिन से ही उनका समर्थन करती रही थी और उसे यहाँ न बुलाना एक अपराध होगा। आर्या ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखी थी और प्रक्षेपण को ऐसे देख रही थी जैसे वह अपनी आंखों की पट्टी के पार देख सकती हो। उसकी आंखों पर बंधी पट्टी में जादुई मंत्र थे जिससे उसकी दृष्टि पूरी तरह अवरुद्ध हो गई थी। उसकी तो बात ही छोड़िए, कोई भी अन्य सर्वोच्च पदधारी चाहकर भी इसे नहीं देख सकता था। उसकी दृष्टि की शक्ति हमेशा अवरुद्ध रहती थी, लेकिन इससे उसे कोई असुविधा नहीं होती थी, बल्कि यह उसके लिए काफ़ी लाभदायक था क्योंकि उसकी बाकी इंद्रियां काफ़ी हद तक सक्रिय हो गई थीं। उदाहरण के लिए, वह अपने आसपास की हर छोटी बड़ी चीज़ को सूंघ और महसूस कर सकती थी। वह इनके प्रति वाकई संवेदनशील थी और ये बढ़ी हुई इंद्रियां इतनी प्रबल हो गई थीं कि उसका मन अपने आसपास की हर चीज़ की एक छवि बना लेता था, भले ही उसे सीधे देखने की ज़रूरत न हो। आर्या को ये देखने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ को बढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी कि उसके आसपास क्या हो रहा है। लड़ाई के दौरान आर्या का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता उसकी आंखें थीं। अगर वह उनके बिना लगभग सब कुछ कर सकती थी, तो ये लगभग अकल्पनीय था कि वह उनके साथ क्या कर सकती थी। लाइव स्ट्रीम देखकर आर्या मुस्कुराए और लूसीफर को जवाब दिया, जिन हमेशा से ऐसी ही थी। हे, उसे भी बाकियों की तरह गिरते हुए देखना बहुत अच्छा होगा। लूसीफर ने सिर हिलाया, यह ज़रूर मज़ेदार होगा। मैं उसके पतन की प्रार्थना कर रहा हूँ।
ऐसा कहने के बाद लूसीफर ने अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना की। आर्या और लिलिथ इस पर हल्के से हंसे, जबकि अगालिया ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए लूसीफर। अपने सबसे अच्छे दोस्त को इस तरह से कोसना अच्छा नहीं है। सबसे अच्छा दोस्त कौन? स्विश स्विश स्विश। कुल्हाड़ी ने लकड़ी पर वार किया और उसका एक बड़ा हिस्सा काट डाला। लिथ की मांसपेशियां उभर आईं जब उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और जोर लगाया। यह असली ताकत थी और इसमें कोई जादू नहीं था, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा ताकत की ज़रूरत थी। वह और मेजिन जिस जगह पर थे वह तात्विक ऊर्जाओं से भरपूर थी। वर्षों से पोषित होने के कारण वनस्पति सामान्य से कहीं अधिक शक्तिशाली थी और मनुष्य उसे इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कयाक और चप्पू बनाने के लिए पेड़ों को काटने में समय और मेहनत लगी। लिथ ने लकड़ी को लगभग काट लिया था और अब केवल उसे आकार देना बाकी था। इस बीच मेजिन के माथे पर पसीने की बूंदें बन गईं क्योंकि उसने पेड़ों को काटने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वहां कोई जादू उपलब्ध नहीं था और ताकत भी काफी हद तक दबा दी गई थी, और यह सब इस बाजूबंद की बदौलत था। मेजिन को इस कारण कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि उसने लिथ की तरह अपने शरीर को कच्चे युद्ध के लिए प्रशिक्षित नहीं किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके शरीर में बहुत ताकत थी, लेकिन इस तरह दबा दिए जाने और अचानक जादू छिन जाने से चीजें थोड़ी मुश्किल हो गईं। इसके कारण लिथ को मेजिन पर कुछ हद तक बढ़त मिल गई थी और वह आगे चल रहा था। मेजिन जानती थी कि उसका प्रदर्शन बहुत खराब था और उसे अपना खेल सुधारना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करती तो शायद वह लिथ से हार जाती, जो कभी नहीं होना चाहिए था। स्विश स्विश स्विश। मेजिन ने पूरी ताकत लगा दी और कुछ पल के लिए पेड़ों को काटने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे उसकी मांसपेशियों में दर्द तो हुआ, लेकिन ये सब सार्थक रहा क्योंकि पेड़ बहुत जल्दी गिर गए। कयाक में मेजिन ने लकड़ियों को कयाक में तराशते हुए अपनी बात दोहराई। उसके हाथ कुशलतापूर्वक सुंदरता से चले और उसने लकड़ी को बारीकी से तराश कर उसे एक उचित कयाक में बदल दिया। कयाक को तैयार करने में उसे 10 मिनट लगे और यह थोड़ा गलत था क्योंकि मेजिन ने पहले कभी कयाक नहीं देखा था और उसने जो भी विचार उसके दिमाग में आया उसी के आधार पर कयाक बना दिया। उसे लिथ के साथ पानी की धारा में दौड़ लगानी थी और यह जानना मेजिन को यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त था कि नाव किस आकार की होनी चाहिए। कुछ ही मिनटों में कयाक तैयार हो गया और साथ ही लंबा चप्पू भी। मेजिन ने उसे पकड़ लिया और झरने की ओर दौड़ी जहां धारा थी, लेकिन उसने पाया कि लिथ पहले से ही वहां मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। अपनी चाची की ओर देखते हुए लिथ ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो मेरे प्यारे, तुम्हें काफी समय लग गया है ना। ये व्यंग्यात्मक टिप्पणियां सुनकर मेजिन का माथा ठनका, लेकिन उसने आह भरी और फिर अपनी कयाक लेकर पानी में उतर गई और लिथ के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अपनी मौसी की ओर मुड़कर जो अभी अभी आई थी, लिथ मुस्कुराया। सजाएं हैं, मुझे पता है, मेजिन ने बीच में ही टोकते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा। सारी सजाएं दिन खत्म होने के बाद दी जा सकती हैं। लिथ हंसा, मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम उन्हें भूल नहीं जाओगे। ड्रैगन कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटते, मेजिन ने गंभीर स्वर में कहा। वाह वाह, चलो फिर दौड़ शुरू करते हैं, लिथ ने उत्साह से कहा। मेजिन ने सिर हिलाया और खुद को सही स्थिति में रखा, लिथ के संकेत पर शुरू करने के लिए तैयार। ठीक है, 3, 2, 1, जाओ। छप छप छप। लिथ और मेजिन दोनों ने आक्रामक तरीके से नाव चलाए और पानी को चारों ओर फैला दिया। लिथ ने आगे बढ़कर चिल्लाया, हाँ बेवकूफ़। उनके शरीर में एड्रेनालाइन का संचार हो रहा था और उस क्षण की गर्मी में लिथ का बकवास करने वाला पक्ष बाहर आ गया। जरा रुको। मेजिन अभी भी अपने सर्वोच्च पद के कारण थोड़ी शांत थी, लेकिन आर्मबैंड के दमन के कारण वह भी खुल रही थी। जैसे जैसे वे दोनों पहाड़ से नीचे की ओर बढ़ते गए, पानी की धारा संकरी होती गई तथा यह इतनी चौड़ी हो गई कि एक स्थान पर केवल 1.5 कयाक ही रह सकते थे। लिथ अभी भी आगे था और यदि मेजिन को उससे आगे निकलना था तो उसे किनारे की मिट्टी पर धकेलना था। वो लिथ चिल्लाया जैसे जैसे चट्टान की ढलान बढ़ती गई, गति बढ़ती गई। आह, ये लानत नदी। मेजिन अब खुद को रोक नहीं सकी और हताशा में चिल्लाए। वह लिथ को ठीक से पार नहीं कर सकी क्योंकि वह सीधे रास्ते पर नहीं फिसल रहा था, बल्कि मेजिन का रास्ता रोकने के लिए इधर उधर झुक रहा था। भाड़ में जाए, मेजिन ने तुरंत अपनी हताशा में सोचा और अब किसी भी चीज़ की चिंता न करने और बस जीतने का फैसला किया। वह आगे बढ़ने से खुद को रोक रही थी क्योंकि ऐसा करने से लिथ गिर सकता था और उसे चोट लग सकती थी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसे इतनी आसानी से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। वह सचमुच अमर था। चप्पू को पकड़कर एक शक्तिशाली चाप के साथ घुमाते हुए मेजिन चिल्लाया, चलें। ये चिल्लाहट इतनी तेज थी कि लिथ के दिमाग में खतरे की घंटी बज गई और उसकी लड़ने और भागने की प्रवृत्ति जागृत हो गई तथा लिथ ने अपनी प्रतिक्रिया में उसे चुन लिया। लिथ आधा भाग किनारे की ओर गया और एक तेज झटके में मेजिन उसके आगे निकल गया। एक क्षण के लिए जब वह उसके पास से गुजर रही थी तो ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो,
क्योंकि लित उसके सुंदर चेहरे को देख सकता था जिसमें एक गंभीर भाव था। वह इतनी सम्मोहक लग रही थी कि लित का जबड़ा खुला रह गया। यदि यह घातक नहीं होता तो मेजिन के रेशमी बैंगनी बाल हवा में लहराते, जिससे उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई देता। पिशाच प्रवृत्ति तुरंत जागृत हो गई और उसे काटने की इच्छा हुई, लेकिन अफसोस, सभी अच्छी चीजों का अंत हो जाता है। अगले ही पल जब मेजिन तेजी से आगे बढ़ गया तो धीमापन खत्म हो गया और लित सामान्य हो गया। वह झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाने लगा क्योंकि इतना सुंदर दृश्य इतनी जल्दी खत्म हो गया। अरे आंटी, मैं वह सेक्सी लुक फिर से देखना चाहता हूँ। लित ने अपने विचारों को दबाया नहीं और जोर से कहा, फिर से मेरे पास से निकल जाओ, मुझे दबाओ, मुझ पर प्रभुत्व स्थापित करें। लित ने बेशर्मी से ऐसा कहा और इससे मेजिन का अति गंभीर मस्तिष्क बंद हो गया और उसे कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई। नाव चलाते हुए लाल चेहरे के साथ मेजिन ने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचा, ये बच्चा ऐसा क्यों है? ये सामान्य क्यों नहीं हो सकता? इसे मुझ में आखिर क्या दिखता है? मेजिन के मन में कई विचार आए, लेकिन लित को हराने का लक्ष्य कभी खत्म नहीं हुआ और वह एक सेकंड के लिए भी रुके बिना लगातार नाव चलाती रही। आंटा, चुप रहो। मेजिन अब शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर सका और चिल्लाया। लित फिर भी नहीं रुका। वह और चिल्लाता रहा, जिससे मेजिन का चेहरा और भी लाल हो गया। यदि यह कोई सामान्य समय होता तो वह या तो लित को जबरदस्ती कहीं दूर भेज देती या फिर उसे प्रशिक्षण देकर उसका ध्यान भटका देती। लेकिन आज वह इनमें से कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि आज डेट थी और उसे पूरा दिन उसके साथ बिताना था। मेजिन मन ही मन अपने भतीजे की बेशर्मी पर धिक्कारती रही, लेकिन कहीं न कहीं भले ही उसके शब्द शर्मनाक थे, फिर भी उसे वे पसंद आए। मेरा मतलब है, तारीफ किसे पसंद नहीं आती? मेजिन भी एक महिला थी और तारीफों का हमेशा स्वागत करती थीं। बस वो इतनी घमंडी थी कि इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी कि उन्हें तारीफें पसंद हैं। अगर कोई कहे तो वह सचमुच एक बड़ी तसुंडेरे थी। लित को इस तथ्य का पता था और वह इस तसुंडेरे को लगातार चिढ़ा रहा था, जिससे वह एक छोटी बच्ची की तरह शर्मा रही थी। लित अपनी चाची का चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उनके घबराए हुए शब्दों को सुनकर उसने सोचा कि वह अच्छा काम कर रहा है और चिल्लाना जारी रखा। इस बीच हम रॉयल कैसल में वापस आ गए। धिक्कार है, कितना बेशर्म है। लूसिफर ने पॉपकॉर्न चबाते हुए जोर से चबाने की आवाज़ निकालते हुए कहा। आर्या, जो उसके ठीक बगल में बैठी थी, ने उसके अंतहीन पॉपकॉर्न की बाल्टी से कुछ पॉपकॉर्न निकाले और उन्हें चबाते हुए कहा, वास्तव में। लेकिन यह उसके कई प्रेमपूर्ण गुणों में से एक है। चेह, अरी-चान, तुम्हें ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, कम से कम उस बिगड़ैल आदमी के सामने तो नहीं, वरना उसकी अकड़ का कोई अंत नहीं होगा। लूसिफर ने आर्या को याद दिलाया। जाहिर है, लाइव स्ट्रीम देखते समय मेजिन के गौरव पर आपसी चर्चा के कारण दोनों करीब आ गए थे। दोनों की राय थी कि मेजिन को अपना घमंड ढीला छोड़ देना चाहिए, वरना कोई भी उसके गुप्त बगीचे को पानी देने नहीं आएगा। इस दुनिया में किसी का गुप्त बगीचा पाना एक अद्भुत एहसास था और चूंकि आर्या और लूसिफर दोनों इस बैंगनी बालों वाली कुतिया की परवाह करते थे, वे चाहते थे कि वह भी उन सुखों को महसूस करे जो वे महसूस कर रहे थे। फुफुफु, बेबी अच्छा काम कर रही है। लिलिथ उनकी बातचीत में शामिल हुई और बोली। टीम की ओर से अगालिया ने कहा, उन्होंने निश्चित रूप से मेजिन की भावनाओं को समझ लिया है। लूसिफर और आर्या दोनों ने इस पर सिर हिलाया। मैंने पहली बार इस कुतिया को ऐसा चेहरा बनाते देखा है, लूसिफर ने अपने सामान्य स्वर में कहा। अब जब उसके बच्चे उसके साथ नहीं थे तो उसे जो चाहे बोलने की आज़ादी थी। इसके अलावा मेजिन के मूर्खतापूर्ण अभिमान ने स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से भी शब्द निकाल दिया। चारों ने स्ट्रीम पर लित को देखते हुए कुछ और बातचीत की। मेजिन अब उससे आगे निकल गया था और धारा पर आगे निकल गया था। इससे अगालिया ने सवाल किया, क्या आप लोगों को लगता है कि लित के जीतने की संभावना है? इस प्रश्न ने तीनों को अगालिया की ओर देखने पर मजबूर कर दिया। लूसिफर ने उसे चबाना बंद करते हुए उसकी ठुड्डी को सहलाया और गंभीर स्वर में कहा, देखो, लित हार गया। बिल्कुल सही, वह सचमुच ये दौड़ हार गया था और अब मेजिन के पास अपनी कयाक में नदी के किनारे था। हालांकि हारने के बावजूद लित के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि मेजिन के चेहरे पर थोड़ी उलझन थी और वह अंदर से स्तब्ध थी। ऐसा होने का कारण था, कुछ मिनट पहले, छप छप। हाँ, मेजिन ने दौड़ जीतते ही खुशी से अपनी मुट्ठी ऊपर उठा ली। उसके चेहरे पर जीत का भाव था और उसने इस दौड़ का पूरा आनंद लिया था। हालांकि कुछ सेकंड बाद छपाके की आवाज़ें सुनाई दी और लित पहाड़ से नीचे नदी में आ गया। लित ने मेजिन की ओर कदम बढ़ाया और उसके खुश चेहरे को देखते हुए कहा, आपको बहुत मज़ा आया है ना चाची? ये सुनते ही मेजिन की खुशी भरी मुस्कान गायब हो गई। उसने अपनी भौहें थोड़ी सिकुड़ी और जवाब देने ही वाली थी कि लित ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा, अच्छा, मैं नहीं जानना चाहती। बस बाद में जो सजाएं तुम्हें भुगतनी पड़ेंगी उन्हें मत भूलना, हा। यह मेजिन के जटिल चेहरे का स्रोत था, जबकि लित बगल से मुस्कुरा रहा था, अपनी चाची को चिढ़ाने का आनंद ले रहा था।
ये दौड़ जो लिथ हार गया, वह जानबूझकर नहीं हारा था, बल्कि उसने पहले से ही इसकी गणना कर रखी थी। उसकी चाची एक अर्धदेवी थी, इसलिए उनके खिलाफ जीतना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन ये सब उसके भले के लिए था, क्योंकि उनकी जीत से हालात और बेहतर हो जाते। मिसाल के तौर पर अभी उसके चेहरे को देखिए, वह थोड़ा दोषी, थोड़ा शर्मिंदा और थोड़ा खुश लग रहा था। उसने निश्चित रूप से इस छोटे से कयाकिंग साहसिक कार्य का आनंद लिया था, और शर्म और अपराधबोध इस तथ्य से उपजा था कि उसने वास्तव में इस चीज़ का आनंद लिया था, जबकि वह हमेशा इसके खिलाफ थी। लिथ का लक्ष्य उसे अच्छा समय देना था, और उसके चेहरे के भाव को देखकर उसे पता चल गया कि वह इसमें सफल हो गया है। मेजिन को इस तथ्य का भी पता था कि लिथ ने संभवतः जो भी योजना बनाई थी, उसे हासिल कर लिया था। हाँ, उसे मज़ा आया और वह और भी कुछ देखने के लिए उत्सुक थी। लेकिन क्या वह खुलकर कहेगी? बिल्कुल नहीं। वह नहीं चाहती थी कि लिथ के मन में कोई अजीब ख्याल आए। वह उससे प्यार नहीं करती थी, और ऐसे बच्चे के साथ उसका रिश्ता कभी नहीं बन सकता था। मेजिन को अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था, लेकिन वह इस तथ्य से अनजान थी कि अंधेरा पक्ष पहले से ही उसे अपनी ओर खींचने लगा था। कयाकिंग समाप्त होने के बाद लिथ और मेजिन बाहर चले गए और अपनी अगली गतिविधि में लग गए, जो जंगल में खाना पकाने के अलावा और कुछ नहीं था। खाना पकाना लिथ का एक बड़ा शौक था। वह इसके बारे में इतनी सारी बातें जानता था कि कोई भी सोच सकता था कि क्या वह वाकई कोई राजकुमार है या सिर्फ एक रसोइया। खाना पकाने से पहले सबसे पहला काम था सामग्री इकट्ठा करना। लिथ ने अपने लंबे बालों को मैन बन में बांध लिया और खुद को इसके लिए तैयार कर लिया, जबकि मेजिन ने भी ऐसा ही किया। लिथ को ऐसा करते देखकर उसने अनजाने में ही अपने बाल बांधने शुरू कर दिए। ये लगभग एक दशक से चल रहा है, क्योंकि दोनों के बाल लंबे थे जो प्रशिक्षण के दौरान उनके रास्ते में आते थे। लिथ जब चाहे अपने लंबे बाल कटवा सकता था, लेकिन ऐसा न करने के पीछे एक बड़ा कारण था। लंबे बालों के कारण लिथ को अपने परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिला, और यह उनके लिए सचमुच बहुत बड़ी बात थी। उदाहरण के लिए, घर पर वह ज़मीन पर बैठता और उसके पीछे उसकी माँ एक स्टूल पर बैठकर उसे अपनी टांगों से लपेट लेती। फिर वह या तो उसके बाल बनाने लगती या उन्हें संवारने लगती। सिर की मालिश से उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ, और उसके पास बाल कटवाने और उन्हें न करवाने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा लंबे बाल अच्छे लगते थे, और वह बाकी पिशाचों के बीच अलग दिखता था। पिशाच नरों को लंबे बाल पसंद नहीं होते, और केवल उनका राजकुमार ही इन्हें रखता था। हालांकि लिथ का प्रभाव फैल रहा था, और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, अधिकाधिक पिशाच लंबे बाल रखना पसंद कर रहे थे। लंबे बालों वाले किसी नर पिशाच को देखना अभी भी बहुत दुर्लभ था, लेकिन रुझान धीरे धीरे बदल रहा था। बहरहाल, अपने बाल बांधने के बाद लिथ अपनी चाची की ओर मुड़ा और अपना हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, चलो कुछ सामग्री ले आओ। मेजिन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और लिथ के हाथ को घूरने लगी। लिथ हंस पड़ा, और इंतजार करने के बजाय आगे बढ़कर उसने स्वयं अपनी चाची का हाथ पकड़ लिया। मेजिन को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, लेकिन तभी लिथ ने कहा, हाथ पकड़ना अश्लील है चाची। आपने अभी अभी ये किया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता। क्या? मेजिन की चिंता भ्रम में बदल गई, क्योंकि वह समझ नहीं पाई कि लिथ का क्या मतलब था। लिथ ने भौहें चढ़ाईं और अपना अंगूठा मेजिन की हथेली पर रगड़ा। उसने उसकी आंखों में देखा और चिंता से कहा, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे लगता है कि तुम गर्भवती हो गई हो चाची। तमाचा। मेजिन ने लिथ के सिर के पीछे थप्पड़ मारा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, बेवकूफ़ी भरे चुटकुले बनाना बंद करो, वरना मैं तुम्हें बांधकर नदी में फेंक दूंगी। लिथ हंसा और मेजिन का हाथ पकड़े जंगल में टहलने लगा। बांधना और वो सब, मुझे नहीं पता था कि चाची BDSM में हैं। तमाचा। लिथ को एक और हिट मिली, लेकिन मेजिन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा, क्योंकि यह आज के नियमों के विरुद्ध था। लिथ को थप्पड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, और वह बस हंसता रहा। मेजिन के साथ टहलते हुए वह छेड़खानी और बेवकूफ़ी भरे मजाक करता रहा, और ऐसा करते हुए खाना पकाने के लिए जड़ी बूटियां और दूसरी चीज़ें भी उठाता रहा। 15 मिनट तक इधर उधर देखने के बाद दोनों को अपने लिए कुछ बनाने लायक सामग्री मिल गई। जंगल में भोजन के लिए बर्तन या चीज़ें मुश्किल से ही उपलब्ध होती थीं। सबसे अच्छा विकल्प या तो एक अच्छा स्टू या कुछ बारबेक्यू था। लिथ बारबेक्यू के मूड में नहीं था, और उसे यकीन था कि उसकी चाची को भी ये पसंद नहीं आएगा। बेहतर होगा कि करी जैसा गाढ़ा स्टू बनाकर चावल या रोटी के साथ खाया जाए। लिथ ने मेजिन के हाथ में पकड़ी हुई सामग्री से भरी टोकरी ली और कहा, मैं तब तक सब्जियां काट लूंगा। लिथ ने टोकरी मेजिन को दे दी और कहा, तुम मेरा मांस पीट सकते हो। मेजिन ने लिथ की मूर्खतापूर्ण टिप्पणी के लिए उसे फिर से थप्पड़ मारना चाहा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने जो टोकरी उसे दी थी, उसमें वास्तव में मांस था। यह मांस मोटा था, और जब तक इसे चपटा या उचित आकार में नहीं लाया जाता, तब तक इसे ठीक से पकाया नहीं जा सकता था, फिर उचित तरीके से काटा नहीं जाता। जब तक मेजिन इस बात पर विचार कर रही थी कि उसे लिथ को थप्पड़ मारना चाहिए या नहीं, तब तक वह सिल्वरहेड उसकी नज़रों से ओझल हो चुका था और दूर जाकर सब्जियां काट रहा था।
मेजिन उसकी मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों पर भड़क गया और फिर अपने मांस को पीटने लगा, स्टू के लिए मांस को उचित आकार में काटने लगा। खाना पकाने का काम धीमी गति से किया गया और स्टू को पकाने में लगभग 1 घंटा लगा, जो चिकना, रसदार और स्वाद से भरपूर था। लिथ ने थोड़ा सा स्टू निकाला और उसे एक कटोरे में डालकर थोड़ा सख्त बैगेट के टुकड़े के साथ मेजिन को दे दिया। उन्होंने उसे ये भी बताया कि इसे कैसे खाना है और मेजिन ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था, क्योंकि वह इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी। मेजिन ने सख्त ब्रेड को फाड़कर उसे स्टू में डुबो दिया, जिससे वह नरम हो गई और उसमें मौजूद स्वादिष्ट स्वाद और वसा अवशोषित हो गई। जैसे ही मेजिन को लगा कि वह नरम हो गया है, उसने उसे बाहर निकाला और एक टुकड़ा खाया। ब्रेड ने स्पंज की तरह जो स्टू सोख लिया था, वह मेजिन के मुंह में बह निकला और उसके ड्रैगन तालू को बेदाग स्वादों से भर दिया। ये गर्म भोजन इतना स्वादिष्ट और लजीज था कि मेजिन को बहुत आरामदायक महसूस हुआ। वह अपनी बनाई हुई लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और आराम से बैठकर उन्होंने जो खाना बनाया था उसे खाना जारी रखा। मेजिन इस खाने को चखते ही संतुष्टि भरी कराह निकालने से बस एक कदम दूर थी। उसे अपने उन कारनामों की याद आ गई जब वह कहीं बाहर गई थी और कैसे वे काल कोठरी में छापा मारते हुए यही चीज़ खाते थे। उसने खुद को मजबूर किया कि वह कराह न सके, क्योंकि इससे लिथ के मन में अजीब विचार आ सकते थे और वह इस खूबसूरत पल को बर्बाद कर सकती थी। हालांकि मेजिन ने अभी तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के भावों से ही स्पष्ट था कि वह पूरी तरह से आनंद ले रही थी। मुस्कुराते हुए लिथ को उसे बिगाड़ने का मन हुआ और ऐसा करने के लिए उसने अपनी अंगूठी से एक टैको खोल निकाला और स्टू से कुछ मांस निकाला, उन्हें टैको में रखा और कुछ स्टू और अन्य मसालों और सब्जियों को जोड़ा ताकि यह अधिक स्वादिष्ट हो। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह मेजिन के पास गया और बिना कुछ कहे उसे टैको दे दिया। मेजिन अच्छे भोजन में इतनी खोई हुई थी कि उसने टैको को तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसकी गंध उस स्टू जैसी ही थी जिसे वह खा रही थी। इस टैको का एक निवाला खाते ही मेजिन को सबसे पहले एक बेहतरीन क्रंच का एहसास हुआ और फिर स्वादिष्ट तेल बाहर निकलने लगा, जबकि स्वादिष्ट वसा उसकी जीभ पर पिघल गई। मेजिन की आंखें एक क्षण के लिए आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन फिर उसने जल्दी से इसे छिपा लिया क्योंकि वह आत्म जागरूक हो गई और उसे एहसास हुआ, अरे मैंने खुद को बहुत ढीला छोड़ दिया। जब मेजिन को ठीक से खाना मिल गया तो लिथ उसे कुछ और गतिविधियां करने के लिए ले गया। उन्होंने एक साथ पेंटिंग करने की कोशिश की और पहले तो वे साथ साथ पेंटिंग कर रहे थे, लेकिन जब लिथ ने अपने पेंट ब्रश से मेजिन को गुदगुदाने की कोशिश की तो मेजिन नाराज हो गया और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उसने इस पेंटिंग गतिविधि को पूरा करने के लिए उसे एक मॉडल की तरह इस्तेमाल किया। उसने जो भी बनाया वह काफ़ी वास्तविक था और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। लिथ को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने मेजिन को पुरस्कृत करना चाहा, लेकिन उसने स्नेह करने से मना कर दिया और केवल गले लगाने तक ही सीमित रही। इसके बाद लिथ की बारी आई पेंटिंग बनाने की और इसके लिए उसने मेजिन को एक सोफे पर सेक्सी स्थिति में लिटा दिया, जिससे वह अपने सेक्सी शरीर को दिखा सके। मेजिन ऐसा करने के खिलाफ थी, लेकिन लिथ ने जब उसे बताया कि वह उसकी डेट है और उसे जो भी वह कहेगा उसे करना होगा, तो उसने नाराजगी जताते हुए ऐसा कर दिया। इसके बाद लिथ ने मेजिन का चित्र बनाते हुए आकर्षक अभिव्यक्तियां की और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उसके विकृत मस्तिष्क में क्या चल रहा है। लिथ को मेजिन का चित्र बनाने में लगभग आधा घंटा लगा और चित्र बनाने के बाद उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और चित्र को अपनी अंगूठी में रख लिया। जब मेजिन ने ये देखा तो उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसके बाद जो हुआ वह ये था कि पेंटिंग देखने के लिए उसका लिथ से झगड़ा हो गया, क्योंकि उसने उसे पेंटिंग देखने नहीं दी। बिना किसी आश्चर्य के लिथ को दबा दिया गया, क्योंकि उसकी चाची जैसे अंतरिक्ष पथ के देवता के सामने एक स्थानिक वलय या आयाम में चीज़ों को संग्रहित करना लगभग असंभव था। मेजिन ने लिथ को सोफे पर सीधा लिटा दिया और उसे दबाने के लिए उसकी पीठ पर बैठ गई। फिर उसने पेंटिंग निकाली और उसे देखते ही झटके से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। पेंटिंग में कोई अश्लील या कामुक चीज़ नहीं थी। नहीं, मेजिन या उसकी मुद्रा के आसपास भी कुछ नहीं था। पेंटिंग में एक बैंगनी ड्रैगन की चिबी पेंटिंग थी जो तकिए पर खर्राटे ले रहा था। ये हास्यास्पद और प्यारा था, लेकिन इसके लिए उन्होंने मेजिन को 30 मिनट तक उसी तरह पोज में रखा। मेजिन एक बार फिर से परेशान हो गई, लेकिन उसने 30 मिनट तक लिथ पर बैठने के अलावा कुछ नहीं किया और दिन को तेजी से बीत जाने दिया। लिथ ने जो बनाया था वो सज़ा के लायक नहीं था, और हाँ, वो वाकई बहुत प्यारा था। मेजिन उसे वो भी दे देती, लेकिन उसके मन में इसके लिए मिली जुली भावनाएं थीं। वह खुद को इतनी खूबसूरती से चित्रित होते देखकर खुश थी। वह ये देखकर भी खुश थी कि लिथ ने उसके बारे में कुछ भी अश्लील नहीं बनाया, लेकिन साथ ही वह खुद को कामुक रूप से चित्रित न होते देखकर थोड़ी निराश भी थी। कौन सी औरत खुद को एक अनमोल चीज़ नहीं समझेगी? कुदरत ने उन्हें दिखावे के लिए उभार दिए हैं, ऐसा न करना गुनाह होगा। मेजिन जानना चाहती थी कि लिथ को उसके कौन से वक्र पसंद हैं, लेकिन ये देखकर कि उसने कुछ भी चित्रित नहीं किया था, उसे निराशा हुई। मेजिन अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या महसूस कर रही थी और उसके क्या विचार थे। वह लिथ के प्यार में नहीं पड़ी थी, लेकिन ये उसके सच्चे विचार थे। कयाकिंग के बाद मेजिन को एहसास हुआ कि वह अपने ही भतीजे के खिलाफ मानसिक प्रतिरोध कर रही थी।
ये कई कारणों से अच्छी बात नहीं थी। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, ये कमजोरी का संकेत था। बाधा डालने का मतलब था कि मेजिन लिथ से डरती थी। उसे डर था कि वह उसका दिल चुरा लेगा और उसे गिरा देगा। मेजिन को अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह किसी बच्चे के प्यार में नहीं पड़ेगी, लेकिन उसने चीज़ों को अपने आप चलने देने के बजाय इससे बचने के लिए एक मानसिक अवरोध खड़ा कर लिया। ये कमजोरी थी और कमजोरी से मेजिन को घृणा होती थी। वह एक घमंडी अजगर थी और ऐसी बातें उसे शोभा नहीं देती थीं। जब ये बात उसके दिमाग में आई तो मेजिन को चीज़ों के बारे में स्पष्टता मिली और वह शांत हो गई। उसने चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखा और अंत में उसे एहसास हुआ कि लिथ कितना प्रयास कर रहा था। वह नहीं जानती थी कि वह उससे सचमुच प्यार करता था या सिर्फ इसलिए उसके साथ सोना चाहता था क्योंकि वह एक हॉट मिल्फ थी, लेकिन जो भी हो उसके प्रयासों की सराहना की जानी चाहिए। मेजिन ने बाद में इस डेट के लिए उसे धन्यवाद देने की योजना बनाई, लेकिन वह उसे धन्यवाद के रूप में क्या देगी यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह दिन भर क्या करेगा। अगर उसने उसे नाराज़ किया तो उसके लिए कोई शुक्रिया नहीं। मेजिन को क्या पता, वो खाली हाथ घर जा सकता है। बहरहाल 30 मिनट बीत जाने के बाद लिथ ने मेजिन से कहा कि उसका नितंब महिलाओं की तरह मुलायम नहीं बल्कि पत्थर जैसा सख्त है और उसे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। ये सुनकर मेजिन की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की और उससे पूछा कि आगे क्या हुआ। जब मेजिन ने ऐसा करने के लिए कहा तो लिथ उसे मिट्टी के बर्तन बनाने ले गया। यहाँ मिट्टी के अद्भुत बर्तन बनाने थे, लेकिन लिथ ने मेजिन को शांति से ऐसा करने नहीं दिया। मेजिन की मिट्टी की हर चीज़ सिलेंडर का आकार ले लेती थी। लिथ डिल्डो और अन्य बातें कहती थी जिससे वह असहज और परेशान हो जाती थी। मिट्टी वास्तव में बर्तन का आकार देने से पहले एक डिल्डो की तरह दिखती थी, लेकिन ये प्रक्रिया का एक हिस्सा था और कुछ असामान्य नहीं था। जब मेजिन बर्तन बनाती थी लिथ कई डिल्डो आकार बनाता था, लेकिन जब भी मेजिन इसके बारे में कुछ टिप्पणी करने की कोशिश करती तो वह तुरंत उसे बर्तन में बदल देता और उसे चुप करा देता। ये काफ़ी समय तक चलता रहा और लिथ की चालबाजियों से मेजिन की झुंझलाहट चरम पर पहुंच गई। दूसरी ओर लिथ ने अपने जीवन का भरपूर आनंद लिया और खूब हंसा। दिन के अंत तक लिथ ने मेजिन के साथ कई और अजीब चीज़ें की, जैसे कि कैटरपिलर पकड़ना, सुअरों को उड़ाना, सुअरों की सवारी करना इत्यादि। कैटरपिलर पकड़ते हुए मेजिन ने सोचा कि यहाँ कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सचमुच एक झंडा था जिसे उसने उठाया, क्योंकि जिस क्षण वह एक सुंदर कैटरपिलर को पकड़ने के करीब थी लिथ उसके पास प्रकट हुआ और बोला, चाची, वो बालों वाला इल्ली, कैसा लगेगा अगर वो किसी के निप्पल पर घूमे। इस टिप्पणी से मेजिन के निप्पल झंझना उठे और ऐसी प्रतिक्रिया के लिए वह सचमुच शर्मिंदा थी। मेजिन ने लिथ को इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके थोड़े से लाल चेहरे ने उसकी प्रतिक्रिया बता दी और लिथ को हंसी आ गई। इस प्रकार बहुत सारी गतिविधियों के बाद दिन समाप्त हो गया और साथ ही उनकी डेट भी समाप्त हो गई। लिथ और मेजिन एक ऊंची चट्टान के किनारे एक दूसरे के पास बैठे थे और डूबते सूरज को देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ देर तक एक दूसरे की संगति का आनंद लेते रहे। मजा आ गया। सूरज डूबने के बाद मेजिन ने चुप्पी तोड़ी और धीमी आवाज में कहा। लिथ एक तरफ झुक गया, अपना सिर मेजिन के कंधे पर रख दिया और जवाब में कुछ नहीं कहा। कभी कभी कुछ न कहना ही सब कुछ होता था। मेजिन ने लिथ का सिर अपने कंधे पर महसूस किया और प्रतिक्रिया में उसके सिर पर थपथपाने से खुद को रोक नहीं सकी। लिथ ने चाहे जो भी किया हो, अंततः वह अभी भी उसका भतीजा था और वास्तव में युवा भी था। मेजिन अपनी भतीजियों को छोटी बच्चियां समझती थी, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह लिथ को बच्चा न समझे। हालांकि तीनों में से लिथ उनसे अधिक परिपक्व लग रहा था और मेजिन को उसे एक बच्चा समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, न कि अपनी दो भतीजियों से बड़ा व्यक्ति समझने में। इस तथ्य के कारण मेजिन कभी कभी लिथ पर कठोर हो जाता था, ये भूलकर कि वह अभी भी अपरिपक्व और युवा था। पिछले दशक में मेजिन का प्रशिक्षण वास्तव में निर्दयी था और उसने लिथ की सारी क्षमता को चूस लिया था। यदि उसकी जगह कोई और होता तो वे सचमुच मर जाते, लेकिन लिथ ने डटा रहा और प्रशिक्षण पूरा किया। मेजिन को उस पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसे कुछ अपराधबोध भी महसूस हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह भूल गई थी कि लिथ बहुत छोटा था, इसलिए उसने उससे यह अपेक्षा की थी कि वह सब कुछ ठीक से करेगा और कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि लिथ ने वास्तव में कोई गड़बड़ी नहीं की और सब कुछ सही ढंग से किया, जो उसकी उम्मीदों से भी बेहतर था। मेजिन बहुत प्रभावित हुए और तब से उन्होंने लिथ को और अधिक गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। यही एक वजह थी कि वह लिथ की ट्रेनिंग खत्म होते ही उसके साथ डेट पर गई। इस लड़के ने अपनी मेहनत से ये सब कमाया था और उसे ये सब देने से मना करना उसकी मेहनत का अपमान करना था। बहरहाल मेजिन अब तक जो कुछ भी हुआ उससे खुश थी और वह लिथ के उज्ज्वल भविष्य की आशा कर रही थी। अपने विचारों में खोई हुई मेजिन ने अनजाने में अपना सिर एक तरफ झुका लिया और उसे लिथ के सिर के ऊपर रख दिया। दोनों कुछ देर तक उसी स्थिति में रहे और फिर लिथ ने टिप्पणी की, डेट खत्म हो गई है। हम मेजिन ने सहमति में गुनगुनाया।
उसी आरामदायक स्थिति में रहते हुए लिथ ने कहा, पेनल्टी अभी दी जानी बाकी है। मेजिन ने आंखें बंद करके शांति से कहा, हर बार अच्छे पलों को बर्बाद करना बंद करो। लिथ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह असंभव है। मेजिन ने व्यंग्य किया, लेकिन फिर भी अपनी जगह से उठे बिना कहा, ऐसे ही 10 मिनट तक रहो और कुछ मत बोलो, वरना मैं सभी दंडों को निरर्थक मान लूंगी। छी, ठीक है। लिथ ने जीभ चटकाए। इसके बाद दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहे और अंततः मेजिन के लिए दंड भुगतने का समय आ गया। चट्टान पर मेजिन करवट बदल कर किनारे पर पालथी मारकर बैठ गई। किसी भी मनुष्य में ऐसा करने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि एक बार चूकने का मतलब सचमुच मौत होता, लेकिन ये शक्तिशाली प्राणी थे, इनमें ऐसी कोई कमजोरी नहीं थी और इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लिथ की ओर देखते हुए मेजिन ने कुछ झुंझलाहट के साथ पूछा, बोलो, दंड क्या हैं? लिथ मुस्कुराया और जवाब देने के बजाय पहले पूछा, मैं इसे कितनी दूर तक ले जा सकता हूँ? रॉयल कैसल, नाइटिंगेल, दामन, लड़के, क्या हिम्मत है इसमें? लूसिफर ने आक्रामक होकर पॉपकॉर्न चबाया और चिल्लाया। आर्य भी उसके बगल में आक्रामक तरीके से चबाने लगा और बोला, अगर मूड ठीक नहीं होता तो सब कुछ बहुत बुरा हो जाता। धिक्कार है, मैं इस बात से बहुत प्रभावित हूं कि मेरा प्यारा कैसे सही मूड बनाता है और फिर अपने पत्ते खेलता है। बगल में खड़ी अगालिया ने लघु, लिथ और मेजिन को देखते हुए कहा, यही तो उसे विशेष और अलग बनाता है, फूफू। लिलिथ के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी जब वह अपने बगल में बैठी महिलाओं की टिप्पणियां देख रही थी। उसे पता था कि उसने अपने बेटे को सही परवरिश दी है, क्योंकि वह एक ही बार में एक नहीं बल्कि 3 सर्वोच्च रैंकों को प्रभावित कर सकता है। बहुत बढ़िया बेबी, लिलिथ ने मन ही मन सोचा और वह उसे देखती रही। लिथ की टिप्पणी सुनने के बाद मेजिन के चेहरे पर एक उलझन भरी भावभंगिमा उभर आई, लेकिन फिर उसने आह भरते हुए कहा, तुम मुझे चूम तो सकते हो लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते। लिथ यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दरअसल उसे उम्मीद भी नहीं थी कि उसकी चाची उसे कहीं भी छूने देंगी, इसलिए यह एक बड़ी जीत थी। लिथ ने खुद को रोके बिना कहा, यदि आप मुझे इसकी अनुमति दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि मुझे आपको कहीं और छूने में कोई दिक्कत नहीं है ना? मेजिन ये स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और थोड़ा लाल चेहरा लेकर हल्के से सिर हिलाया। अगर लिथ उसे छूना चाहता था तो करे, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो वह समझ जाती कि उसे सिर्फ उसका शरीर चाहिए था, कोई सार्थक भावनात्मक जुड़ाव नहीं। मेजिन से हरी झंडी पाकर और उसके विचारों से बेखबर लिथ ने एक बार ताली बजाई और कहा, अच्छा तो फिर शुरू करते हैं। ऐसा कहते हुए उसने मेजिन को घुमाया ताकि उसके पैर चट्टान से स्वतंत्र रूप से नीचे गिर सकें और उसके पीछे बैठ गया। लिथ ने अपने पैर उसकी कमर के चारों ओर और हाथ उसके कंधों के चारों ओर लपेट लिए, फिर अपना चेहरा मेजिन के चेहरे से सटाते हुए कहा, मैं चाहता हूं कि तुम दंड के लिए कुछ देर तक मेरे साथ इस स्थिति में न रहो। मेजिन अचानक हुए इस व्यवहार से अचंभित रह गई और एक बार फिर उसके भीतर एक जटिल भावना जाग उठी। जबकि उसका मस्तिष्क लिथ द्वारा की गई गड़बड़ी पर विचार कर रहा था, उसका हृदय पूरी तरह से शांत और शांत था। दोनों पक्षों में तालमेल नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, मेजिन खुश था। उसने अपने चेहरे पर तो नहीं दिखाया, लेकिन वह इस नतीजे से वाकई खुश थी। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि लिथ उस पर वासना नहीं कर रहा था। वह कोई विकृत व्यक्ति नहीं था और सचमुच उसके साथ अच्छा समय बिताना चाहता था। जब वह विचारों में खोई हुई थी, तब उसके प्राकृतिक शरीर की खुशबू ने लिथ को मदहोश कर दिया। उसकी खुशबू के नशे में लिथ को आराम महसूस हुआ और वह उसके कंधों पर सो गई। यह एक दशक उसके लिए बहुत कठिन था और उसे सचमुच एक झपकी की सख्त जरूरत थी। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने एक पल के लिए भी आराम नहीं किया था, जबकि प्रशिक्षण बहुत कठोर था। मेजिन को लगभग 10 मिनट बाद तक यह एहसास नहीं हुआ कि वह सो गया था। जब उसे एहसास हुआ तो उसके सोते हुए चेहरे को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने उसके गाल पर थपथपाया कि क्या वह जागेगा, लेकिन वह नहीं उठा। लिथ गहरी नींद में था और बिल्कुल बेसुध था। इससे पता चलता था कि उसे अपनी चाची पर कितना भरोसा था और वह उनके साथ कितना सहज महसूस करता था। इस छोटे से इशारे ने मेजिन को उससे और भी प्रभावित कर दिया। अनजाने में उसे उस पर इतना भरोसा करते और उस तरह सोते हुए देखकर मेजिन की ड्रैगन जैसी सहज प्रवृत्ति उमड़ पड़ी और उसे उसकी रक्षा और देखभाल करने की इच्छा हुई। कुछ घंटों बाद सूरज उगाता और लिथ इससे परेशान हो जाती। इस प्रकार उसने अपने आसपास के अंतरिक्ष तत्वों को अपनी इच्छा से अपने शयनकक्ष में पहुंचा दिया। उसने लिथ को धीरे से अपने बिस्तर पर लिटा दिया और जाने ही वाली थी कि नींद में ही उसने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मेजिन खींचे जाने से बच सकती थी, लेकिन इससे वह जाग जाता, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। अब दुर्भाग्यवश मेजिन एक बार फिर उसके हाथों और पैरों में लिपटी हुई थी तथा उसके साथ सोने के लिए मजबूर थी। आह भरते हुए उसने दूर जाने का प्रयास छोड़ दिया और उसके साथ आराम करने का निर्णय लिया। रॉयल कैसल, नाइटिंगेल, चिकना, वह बहुत चिकना है। लूसिफर टिप्पणी करने से खुद को रोक नहीं सका। अन्य 3 महिलाओं ने अपना सिर हिलाया।
आर्य ने हंसते हुए कहा, यहाँ तक कि नींद में भी वह महिलाओं को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता रखता है। सभी महिलाएं एक साथ गर्व का क्षण साझा कर रही थीं जब उन्होंने लित को ऐसी चीजें करते देखा। उसने जो कुछ भी किया वह वास्तव में बहुत सहज था और उन सभी ने कभी यह अनुमान नहीं लगाया था कि इस घमंडी अजगर को पिघलाने के लिए ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। पता चला कि उसे पाने के लिए बस सामान्य, प्रेमपूर्ण और लाड़ प्यार वाला होना जरूरी था। मेजिन को शायद प्यार से वंचित रखा गया था, इसलिए वह उनमें से एक थी जो प्यार चाहती थी, लेकिन वह खुलकर यह कह नहीं सकती थी क्योंकि वह बहुत घमंडी थी। लिथ ने इसे तुरंत समझ लिया और अपने पत्ते सही तरीके से खेले, जिससे मेजिन प्रभावित हो गया। यहाँ की महिलाएं उनकी कुशलता से बहुत प्रभावित हुईं और यह मानने से खुद को नहीं रोक सकी कि वह वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। मुझे लगता है अगर वह उसे सफलतापूर्वक चूम लेता है तो मैं उसे एक अच्छा सा टॉपी दूंगी जिसमें मेरे स्तन भी शामिल होंगे। लूसीफर ने लिथ को सोते हुए देखते हुए टिप्पणी की। इस पर अगालिया ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, आप ये जानकारी अपने पास रख सकते थे और इसमें कुछ भी गलत नहीं होता। लूसीफर ने पॉपकॉर्न चबाया और सिर हिलाया। तुम्हें भी इनाम के बारे में सोचना चाहिए। यह कोई आसान काम नहीं है जो उसने हासिल किया है। हालांकि उसने अभी तक उसे नहीं पकड़ा है। यह आर्या ही थी जिसने अब ये कहा। इसमें समय लगेगा, लिलिथ ने उसकी टिप्पणी पर जवाब दिया। मेजिन का घमंड हालांकि उसे अंधा नहीं करेगा, लेकिन उनके रिश्ते में बड़ी रुकावटें पैदा करेगा। ये तो बस शुरुआत है और उसे सफलतापूर्वक पाने के लिए अभी बहुत कुछ करना होगा। ये सुनकर लूसीफर झुंझलाहट में जीभ चटकाने लगी। ये कुतिया इतना मजाक क्यों कर रही है? उस छोटे शैतान को बस इसके साथ चुदवाना चाहिए, उसके बाद ये अपने आप उसकी हो जाएगी। इस पर अगालिया ने सिर हिलाया, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता लूसीफर। लूसीफर ने ये सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसके साथ सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि उसके पास अच्छी डी थी? हाँ, अगालिया ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। लूसीफर ने अपनी नाक सिकोड़ी और अगालिया को बीच वाली उंगली दिखाई, कुतिया। आर्या और लिलिथ इस पर हंसे लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। आर्या कुछ सेकंड के बाद लिलिथ की ओर मुड़ी और पूछा, माँ, जिनजिन के गिरने में कितना समय लगेगा? आर्या ने सोचा, एक मोटा अनुमान निश्चित रूप से अच्छा होगा। ये सुनकर लूसीफर और अगालिया के कान खड़े हो गए और वे लिलिथ की ओर मुड़े, उसकी प्रतिक्रिया सुनने के लिए प्रतीक्षा करने लगे। लिलिथ मुस्कुराए और अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे खुद भी कुछ पता नहीं है। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि यह जल्द ही नहीं हो पाएगा और इसके लिए कम से कम कुछ और साल लगेंगे। लूसीफर ने एक बार फिर अपनी जीभ चटकाई। उसे अपनी हरकतें छोड़ देनी चाहिए और हार मान लेनी चाहिए। अपनी बेवकूफ़ाना हरकतों से वह बहुत कुछ गंवा रही है। लिलिथ ने इस पर कंधे उचका दिए, जबकि आर्य ने उत्तर दिया, ठीक है, हम इस पर निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन आशा करते हैं कि प्रतीक्षा बहुत लंबी न हो। हाँ, उम्मीद है, लूसीफर ने कहा और फिर आह भरी। ड्रैगन महाद्वीप। 10 साल के प्रशिक्षण के बाद लिथ को पहली बार झपकी आई और ये लगभग 6 महीने तक चली। मेजिन उसे अपना काम करने के लिए बीच रास्ते में ही छोड़कर व्यस्त हो गई थी। सोते समय पहले तो लिथ को कुछ भी महसूस नहीं हुआ और वह शांतिपूर्ण था। हालांकि कुछ समय बाद लिथ को अचानक कुछ अजीब सपने आने लगे जिनसे उसे जागने का खतरा था, लेकिन वह पूरी तरह से नहीं जाग पाया। अपने सपने में लिथ ने एक गांव देखा। एक ऐसा गांव जो सचमुच पिछड़ा हुआ प्रतीत होता था और जिसमें साधारण ढीले वस्त्र पहने लोग रहते थे। हालांकि सब कुछ इतना धुंधला था कि लिथ उनके चेहरे या कुछ भी पहचान नहीं सका। उसकी दृष्टि इस स्थान पर जूम इन और जूम आउट होती रहती और अंततः यह उसे एक निश्चित मार्ग पर ले जाती जो इस गांव से परे था। वहां लिथ ने एक सीढ़ी देखी जो एक निश्चित आकाश द्वीप की ओर जाती थी। इस द्वीप पर सब कुछ सचमुच जीवंत और सुंदर था। सफ़ेद पत्थर के कई महल थे और खूबसूरत जोड़े घूम रहे थे। हालांकि एक बार फिर सब कुछ बहुत धुंधला था और लिथ वास्तव में कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। अंततः लिथ की दृष्टि धुंधली हो गई और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे पीछे की ओर खींचा जा रहा हो। लिथ पहले द्वीप से बाहर निकला, फिर गांव से, और फिर एक निश्चित द्वार में फंस गया जिसने उसे फिर एक निश्चित स्थान पर वापस खींच लिया। लिथ जब अपनी झपकी से जागा तो उसने अपने आसपास के वातावरण पर एक संक्षिप्त नज़र डाली। वह थोड़ा चौंका और अपने आसपास देखने लगा कि वह कहाँ है। सब कुछ बहुत वास्तविक लग रहा था और जब लिथ ने सपने की चीज़ों को याद करने की कोशिश की तो वह आखिरी स्थान के अलावा कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। कितना अजीब सपना है। एन चूंकि कई लोग निंगशिनजू के मामले को लेकर चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि क्या वह पत्नी के रूप में हरम में रहेगी या नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि उसके मामले में ज़्यादा योजना नहीं बनाई गई है। भविष्य अनिश्चित है क्योंकि मैं उस प्रकार का लेखक नहीं हूं जो पहले से योजना बनाकर लिखता हूं। मैं बस कुछ तत्वों को शामिल करता हूं और कहानी अपने आप प्रवाहित होती है और यहीं पर मुझे लेखन में मजा आता है। मैं भी उतना ही जानता हूं जितना आप लोग जानते हैं, इसलिए किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने और यह महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें खराब हो रही हैं।
यकीन मानिए, उपन्यास का प्रवाह नहीं टूटेगा और आपको भविष्य में भी नई और मज़ेदार चीज़ें मिलती रहेंगी। हालांकि इसमें कई विकृत और विकृत चीज़ें हो रही हैं, मुझे यकीन है कि इसमें कुछ भी इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको गुस्सा आए, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से साधारण चीज़ों पर ध्यान देना पसंद करता हूं और गहरे विषयों में नहीं भटकता। इसका एक अच्छा उदाहरण विवाह प्रसंग हो सकता है, जो मेरी व्यक्तिगत राय में, यद्यपि वास्तव में विकृत था, लेकिन इसमें धोखाधड़ी या कुछ भी गैर वैनिला नहीं था। इसलिए, यदि आप विवाह के दौर से बच सकते हैं, तो मेरा विश्वास करें, आप आने वाली हर चीज़ के साथ ठीक रहेंगे। विवाह की कहानी इस तरह से लिखी गई है कि यह आपकी विकृत कल्पनाओं को उत्तेजित कर दे, ताकि आपको सामान्य से ऊपर की कोई भी चीज़ बुरी न लगे। उदाहरण के लिए, यदि यह वहाँ नहीं होता और मैंने बाद में स्वर्णिम वर्षा के करीब कुछ पेश किया होता, तो कई लोग नाराज हो जाते और मेरे DMS में मुझे मौत की धमकी भेज देते। गोल्डन शावर को विवाह के कथानक में शामिल कर दिए जाने के कारण लोगों को बाद के दृश्य बहुत बुरे नहीं लगे और उन्होंने इसे सामान्य मान लिया, जिससे मुझे कुछ थेरेपी सत्रों से बचने में मदद मिली। मजाक छोड़ो, मुझे आशा है कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। कृपया अपना समर्थन जारी रखें और दूसरों को बताएं कि यह उपन्यास अभी भी काफ़ी साधारण है, लेकिन इसमें अधिक सुसंस्कृत स्पर्श है, और उनसे कहें कि वे अपने दिल टूटने के बारे में इतना चिंतित न हों। कोई भी लड़की MC नहीं छोड़ेगी, अच्छी वाइब्स वाली कोई भी लड़की भुलाई नहीं जाएगी, और जीवन की इस कल्पना के समग्र स्वस्थ वाइब्स कभी नहीं जाएंगे। आपका दिन शुभ हो और पढ़ने में आनंद आए। रॉयल कैसल, नाइटिंगेल। लिथ ने मेजिन से अलग होकर 10.5 साल के प्रशिक्षण के बाद घर वापस आ गया था। वापस आने के बाद सबसे पहले उसने अपनी माँ से मुलाकात की, जो उसे वापस पाकर बहुत खुश थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह इतने सालों के लिए घर छोड़कर वापस आ गया। लिथ को इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन लिलिथ ने खुद को समझा लिया था कि उसके बच्चे बाहर घूमने जाएंगे और ये लाजमी था। इसलिए उसने खुद को अच्छी तरह तैयार कर लिया था ताकि उन्हें इस बात का दुख न हो कि वे कुछ देर बाद वापस नहीं आएंगे। इसके अलावा एक तथ्य ये भी था कि वह घर से अपने बच्चों को देख रही थी, इसलिए उसे मुझे उनकी याद आती है जैसी भावना महसूस नहीं हुई। जो भी हो, लिथ को ये देखकर राहत मिली कि उसकी माँ उसके और उसकी बहन के चले जाने के बाद खुद को ठीक से संभाल सकती है। इस राहत से लिथ को समझ आया कि अब वह ज़्यादा समय के लिए बाहर जा सकेगा और उसकी माँ दुखी नहीं होगी। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी और यह जानकर वह खुश था। अपनी माँ से कुछ देर बात करने के बाद लिथ अपनी नौकरानियों का हालचाल जानने चला गया। जब लिथ और लूसी यहाँ नहीं थे, तब लूना, किंग्यू, बेला और फ्रेया अपनी नौकरानी का काम पूरी लगन से कर रही थीं। उनके बारे में एक अच्छी खबर थी कि फ्रेया को अर्ध सम्राट का पद मिल गया था। वह उसकी बहन के ही राज्य में थी, लेकिन इतने सालों बाद अब उसे यह पद मिला था। उनके अलावा लिथ, फैनी, कीथ, फेई और सिल्विया की नई नौकरानियों के पास भी कुछ ऐसी ही खबरें थीं। फैनी, एक टाइम पाथ विशेषज्ञ होने के नाते, उस अंतिम कालकोठरी परीक्षण से बहुत लाभान्वित हुई थी और कुछ समय अकेले रहने और साधना करने के बाद वह सर्वोच्च पद पर पहुंच गई थी। उसके स्वर्गारोहण के दौरान कोई शोर नहीं हुआ क्योंकि वह शाही महल के स्वर्गारोहण हॉल में प्रवेश कर चुकी थी। इस हॉल को विशेष रूप से शाही सेवकों के स्वर्गारोहण को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था ताकि दुनिया को उनके बारे में पता न चले। फैनी ने चढ़ाई में बहुत अच्छा काम किया था और उसका समेकन भी हो गया था। यही स्थिति कीथ के साथ भी थी, और यदि वह वही थी तो ये समझ में आता है क्योंकि वह वास्तव में एक शक्तिशाली टाइम पाथ डेविल थी। लाल बालों वाले लोग एक साथ ऊपर चढ़ गए थे और अब सुप्रीम थे। एक अच्छा वातावरण किसी की शक्ति को इतना बढ़ा सकता है। रॉयल कैसल में साधना से जुड़ी हर चीज़ मौजूद थी और सफलता बस समय की बात थी। महल बस एक ही चीज़ नहीं दे सकता था, वो था अनुभव। जब तक कोई खुले में जाकर कुछ न करे, वो कभी नहीं सीख सकता, चाहे उसे कितने भी संसाधन दिए जाएं। 200 नौकरों की कार्यप्रणाली ऐसी थी कि 100 लोग हमेशा महल से बाहर रहते थे, काम करते थे और चीज़ों का अनुभव करते थे। यही उनकी तीव्र वृद्धि का कारण था और वह दिन दूर नहीं था जब सेवक श्रेणी का प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। फैनी और कीथ को छोड़कर फेई को भी सफलता मिली थी और अब वह सर्वोच्च रैंक पर था। एक ही जगह इतने सारे सर्वोच्च पद पाकर लिथ हैरान रह गया। उसे गए हुए बस एक दशक ही हुआ था और अब उसके पास एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 सर्वोच्च पद थे। फेई का उत्थान सिल्विया द विच की बदौलत हुआ, जिसने उसकी बहुत तारीफ की। ये जोड़ी फैनी और कीथ की जोड़ी जितनी ही खतरनाक थी, लेकिन उनका रिश्ता माँ बेटी की जोड़ी जितना अच्छा नहीं था, इसलिए और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत थी। जो भी हो, लिथ अपनी लड़कियों के लिए बहुत खुश था और अब आंगन में उनके साथ बातचीत कर रहा था। लिथ गोल मेज के किनारे पर बैठा था और उसकी टांगें फी की कमर में लिपटी हुई थीं। वह इस कमसिन लड़की को कसकर गले लगाए हुए था, जबकि बाकी तीनों उसके सामने कुर्सियों पर बैठे थे। फेई में वास्तव में कोई प्रतिरोध नहीं था और वह अपने स्वामी के काम आना पसंद करती थी। उसने लिथ को पूरे दिल से स्वीकार कर लिया था और उसी ने उसे नया जीवन और यह शक्ति दी थी।
पहले तो उसने केवल उसके प्रति अपनी वफादारी दिखाई थी, लेकिन लिथ द्वारा उसके लिए बहुत कुछ करने के बाद वह उसे पसंद करने लगी थी और उसे उसके साथ जो चाहे करने में कोई आपत्ति नहीं थी। फेई का मानना था कि वह पूरी तरह से अपने मालिक की है, इसलिए उसका शरीर भी उसका है। वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है। फैनी और कीथ को उसका रवैया नापसंद था, लेकिन वे समझ सकते थे कि वह क्या कहना चाह रही थी। यह एक शापित प्राणी था जिसे न जाने कब से एक ताबूत में बंद कर दिया गया था। लिथ ही वह रोशनी थी जिसने उसे उसके बुरे समय में बचाया था और उसका ऐसा महसूस करना गलत नहीं था। उनके विचारों से अनजान, लिथ ने फेई के सुनहरे बालों को सहलाया और लंबे भूरे बालों और आंखों वाली महिला को देखते हुए पूछा, सिल्विया चान, तुम हाल ही में क्या शरारती चीजें कर रही हो? ये सुनकर न केवल कीथ और फैनी बल्कि फेई भी घबरा गई। फेई अपने स्वामी के प्रति वफादार थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसके बारे में उसकी कोई राय नहीं थी। उसका मालिक सचमुच बहुत विकृत था और वह इससे इनकार नहीं कर सकती थी, भले ही वह सचमुच इस दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति था। खैर, कुछ जीतते हैं, कुछ हारते हैं, जिंदगी ऐसी ही होती है। फेई अपने मालिक की कमियों के बारे में कुछ नहीं कर सकती थी, बस उन्हें स्वीकार करने की कोशिश करती रही। जहां तक संबंधित पक्ष सिल्विया की बात है, उसके जीवन में ये पहली बार था जब किसी ने उसे इतने अजीब तरीके से बुलाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में कैसा महसूस करे, लेकिन जब उसके मालिक ने उससे कुछ पूछा था तो उसे पता था कि उसे जवाब देना ही होगा। सिल्विया अपनी सीट से उठी और झुककर पेशेवर ढंग से जवाब देने ही वाली थी कि लिथ ने अपनी जीभ चटकाई और उससे हाथ मिलाया। ऐसी औपचारिकताओं की ज़रूरत नहीं है, बैठो और मुझे बताओ। सिल्विया ने सिर हिलाया और बैठते हुए बताने लगी कि वह इतने सालों से क्या कर रही थी। सिल्विया बोलते हुए बिल्कुल भावशून्य गोलेम जैसी लग रही थी। उसकी आवाज़ में न तो कोई उत्साह था, न दुख, न पश्चाताप, न ही कोई और भावना। बात करते समय वह बहुत तटस्थ थी और उसने लिथ को अंदर ही अंदर आह भरने पर मजबूर कर दिया। वह जानता था कि सिल्विया के लिए उसे बहुत काम करना है। उसने उससे वादा किया था कि वह उसे प्यार जरूर दिलाएगा, लेकिन यह आसान नहीं था। सिल्विया को समझना बहुत कठिन था और वह लिथ को उत्तराधिकार के मुकदमे में इकी नाम के लड़के की याद दिलाती थी। उस परीक्षण में इकी का व्यक्तित्व कैसा था, इसे देखते हुए लिथ जानता था कि सिल्विया को प्रभावित करने के लिए उसे सीधे तौर पर कुछ कहने के बजाय उसे कुछ अनुभव कराना होगा। वह ये सब कैसे कर सकता है? लिथ इस बारे में सोचने लगा, जबकि वह उन चीज़ों के बारे में बोलती रही जो उसने की थीं। सिल्विया का पूरा ध्यान फेई को आगे बढ़ने में मदद करने पर था। उसकी मदद करना अपनी ही मदद करना था, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। जब वह फेई को उसके उत्थान में मदद नहीं कर रही होती, तो वह मुख्य दासी द्वारा दिए गए कार्यों में व्यस्त रहती। अगर वह भी नहीं होता, तो वह महल से अपने दुश्मनों पर नज़र रखती और उन्हें मार डालने की योजना बनाती। फ्लोरेंसिया रेन, चुड़ैलों की वर्तमान रानी, वह व्यक्ति थी जिस पर सिल्विया की नज़र थी और कुछ अन्य अज्ञात लोग भी थे जिनके बारे में लिथ को पता नहीं था। सिल्विया के बोलने के बाद लिथ को कुछ विचार आया कि वह उसे और अधिक खोलने के लिए क्या कर सकता है। उसने उसकी ओर देखा और कहा, मैं समझ गया, तुमने नौकरानी का ज़्यादा काम नहीं किया है। सिल्विया ने पलकें झपकाईं और तटस्थ दृष्टि से लिथ को घूरने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। लिथ ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सिल्विया, अब यहाँ से ढिलाई मत करो, वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। खैर, जहाँ तक तुम्हारे काम की बात है, जाओ और 2 महीने के अंदर मेरे लिए इस धरती का सबसे प्यारा कुत्ता ढूंढ लाओ। लिथ फिर कीथ और फैनी की ओर मुड़ा। तुम दोनों को इस काम में सिल्विया की मदद करनी है। तुम्हें अपनी राय देने की इजाज़त नहीं है और सिल्विया जो कुत्ता चुनेगी वह उसकी अपनी पसंद का होना चाहिए। खैर, जब तुम यहाँ हो तो मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट पानी का गिलास ले आओ। तुम्हारी समय सीमा सिल्विया की समय सीमा के बराबर ही है। आप तीनों को बर्खास्त किया जाता है। ये सब सुनकर फैनी और कीथ अचंभित रह गए, जबकि फेई भी सोच में पड़ गई कि आखिर उसका मालिक क्या कर रहा है। जहाँ तक सिल्विया की बात है, उसे अपने मालिक का आदेश बहुत अजीब लगा, लेकिन कोई और विकल्प न होने के कारण उसने आज्ञा का पालन किया और दुनिया के सबसे प्यारे कुत्ते को लाने चली गई। जब सभी चले गए तो लिथ ने फेई को अपनी बाहों में लेकर उसके बालों को सहलाना बंद कर दिया और उसके दोनों निप्पलों को एक साथ दबा दिया। अफ! फेई दर्द और आनंद के भ्रमित मिश्रण में कराह उठी, क्योंकि उस पर अचानक हमला हुआ था। लिथ ने हंसते हुए कहा, छोटी लोली, क्या तुम अपने मालिक के साथ ज्यादा सहज नहीं हो रही हो? तुम्हारा सम्मान कहाँ गया? मास्टर, क्यों? फेई ने अपना सिर ऊपर उठाकर लिथ की ओर देखा और ऐसे भाव से पूछा जैसे उसके साथ अन्याय हुआ हो। फेई तो सचमुच अपने काम से काम रख रही थी, फिर उसे अचानक सजा क्यों मिली? लिथ को पहली बार देखते ही उसने उसे पूरा सम्मान दिया था, अब उसे उससे और क्या चाहिए था? लिथ ने फेई के निप्पलों को दबाना जारी रखते हुए कहा, तुम एक सर्वोच्च पद पर आसीन हो गई और अपने स्वामी को भी इसकी सूचना नहीं दी। और जब मैं महल में आई तो तुम मेरा स्वागत करने भी नहीं आई। बताओ, मैं तुम्हें क्या सजा दूं? फेई अपने मालिक की अचानक टिप्पणी सुनकर अचंभित रह गई।
उसने जवाब सोचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही सेकंड में सोचा। 1 मिनट रुको, अगर मैं कुछ कहूं तो क्या इसका मतलब यह है कि मैंने सचमुच कुछ गलत किया है? फेई एक जाल में फंस गई थी। उसने सोचा कि वो इससे बच निकलने में कामयाब हो गई है, लेकिन लिथ ने जब एक बार फिर जोर से उसके निप्पलों को दबाया तो उसका शरीर कांप उठा और वो चीख पड़ी। मास्टर, रुकिए। फेई ने शैतान के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यह विफल रही क्योंकि लिथ ने गुलाबी मोतियों पर अपने अंगूठे रगड़े और जवाब दिया, तुमने 1 सेकंड के भीतर अपने मालिक के सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम वास्तव में एक बुरी नौकरानी बन गई हो। फेई एक ही पल में नाराज, निराश और पछतावे से भर गई। वह इतनी उलझन में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसके अलावा उसका शरीर उत्तेजना से गर्म हो रहा था। धिक्कार है मालिक, फेई मन ही मन धिक्कारने लगी। अगर उसके मालिक उसे सजा देना ही चाहते थे तो अभी क्यों नहीं दे देते? उसे इस तरह चिढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? फेई का लाल हुआ चेहरा देखने लायक था और लिथ को अंदर ही अंदर हंसी आ गई। वह जो चिढ़ा रहा था वह फेई के साथ संबंध बनाने और उसे उसके साथ अधिक सहज बनाने के लिए था। इसी तरह की चीज़ें कीथ, फैनी और सिल्विया के साथ भी की जानी थीं, लेकिन वे तीनों इस तरह से उसके द्वारा शारीरिक रूप से स्पर्श किए जाने के लिए तैयार नहीं थे। चून की फेई थी, इसलिए वह अपने मालिक की कुशल उंगलियों को अपने ऊपर चलाने के लिए कह सकती थी। लिथ ने अपनी थोड़ी फेई के सिर के ऊपर रख दी और उसके निप्पलों को रगड़ना तथा उसे धमकाना जारी रखते हुए कहा, फेई चांद, तुम इतनी चपटी हो कि एक आदमी की छाती में भी तुमसे अधिक द्रव्यमान है। क्या? फेई को अपने आप को चुटकी काटे जाने से रोका गया और उसने कराहना शुरू कर दिया। हिलना मत, लिथ ने कहा और अपना सिर हटाने की कोशिश की। फेई ने नफरत से भौहें सिकोड़ ली और अपने मालिक की बदमाशी से बहुत नाराज हो गई, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि शायद गलती उसी की थी। फेई के निप्पलों को रगड़ते हुए लिथ ने कहा, खैर, तुम्हारी सज़ा के तौर पर अब से तुम्हें नौकरानी की पोशाक की बजाय बटले की पोशाक पहननी होगी। फेई ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, बस यही सोचती रही कि उसके मालिक के दिमाग में क्या गड़बड़ है। वह उसे ऐसी सज़ा क्यों देगा? फेई ने तो सोच लिया था कि आज उसकी लापरवाही की वजह से उसे खूब मार पड़ेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह सोच रही थी कि उसे अपनी नई सज़ा पर खुश होना चाहिए या चिंतित। लिथ ने अंततः फेई के निप्पलों को रगड़ना बंद कर दिया और उसे राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी ठुड्डी उसके सिर से हटा ली और उस पर से अपनी पकड़ ढीली करते हुए कहा, मुड़ो फेई। फेई ने आज्ञाकारी होकर वैसा ही किया जैसा कहा गया था। लिथ ने उसे सिर से पैर तक देखा और फिर अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे शरीर पर जरा भी मांस नहीं है। क्या तुम सच में लड़की हो, फी? ये सुनकर फेई रो पड़ी। उसका क्या मतलब था कि वह लड़की नहीं थी? वह तो जिंदगी भर एक कमबख्त लड़की ही रही थी। मास्टर, मैं एक लड़की हूँ, फेई ने दुख से कहा, उसके स्वर में कुछ झुंझलाहट थी। लिथ ने सिर हिलाया, मुझे नहीं लगता। मतलब, अपनी तरफ देखो, मेरी अपनी छाती भी बड़ी है, देखो। लिथ ने अपनी शर्ट उतार दी और अपनी अच्छी तरह से विकसित दुबली और मांसल पेक्टोरल मांसपेशियों को दिखाया। मालिक, ये तो मांसपेशियां हैं। फेई चिल्लाए, वो तो लड़की थी, यहाँ मांसपेशियां कैसे विकसित कर सकती है? लिथ ने अपनी शर्ट के बटन बंद करने शुरू कर दिए और कहा, आह, मुझे लगता है कि हम केवल एक ही चीज़ करके देख सकते हैं कि तुम लड़की हो या नहीं। मैं एक लड़की हूँ, फेई चिल्लाए। उसका मालिक ये बात क्यों नहीं समझ रहा था? मुझे देखने दो, लिथ ने कहा और मेज से उतर गया। वह फेई के सामने खड़ा हो गया और उसका हाथ तुरंत उसके नितंबों को छूने लगा। फेई का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह अपनी जगह पर खड़ी रही और हिली नहीं। अगर अपनी बेगुनाही साबित करने का यही एक तरीका था तो यही सही। जैसे ही लिथ फेई को छूने ही वाला था, उसने अपना हाथ वहां से हटा लिया और अपनी ठुड्डी फिर से रगड़ी। मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। मैं गलती से सॉसेज को छूना नहीं चाहता, समझे? इससे मेरी इज्जत खराब हो जाएगी और लोग मुझे समलेंगे कहेंगे। फेई हक्का बक्का रह गया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि उसका मालिक उसे छू भी नहीं रहा था। वह एक बार फिर निराश हो गई क्योंकि शायद यही एक जरिया था ये साबित करने का कि वह लड़की है। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, लेकिन फिर भी अपने मालिक को ये साबित करना चाहती थी कि वह एक लड़की है। फेई ने खुद ही उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सीधे अपनी पैंटी में डाल दिया। मास्टर, फेई एक लड़की है, फेई ने दृढ़ स्वर में कहा। लिथ के हाथ ने किसी मखमली, मुलायम और चिकनी चीज को छुआ। उसे यह जानकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि फेई के नीचे बाल नहीं थे और चूंकि उसका हाथ वैसे भी उसके निचले हिस्से पर था, उसने अपनी बीच वाली उंगली उसकी दरार पर रगड़ी और कुछ नमी महसूस की। फेई का चेहरा लाल हो गया और जैसे ही लिथ ने अपनी उंगली रगड़ी, उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। शर्मिंदगी ने उसे घेर लिया और उस क्षण की गर्मी में वह भूल गई कि वह क्या शर्मनाक काम कर रही थी। उफ, फेई अब बस एक गड्ढा खोदकर हमेशा के लिए छिप जाना चाहता था। यद्यपि आंतरिक रूप से पूरी तरह से घबराई हुई होने के बावजूद उसने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया और केवल जोर जोर से सांस लेती रही,
तथा एक भी आवाज़ या असामान्यता बाहर न आने देने की कोशिश करती रही। लित मन ही मन हंस रहा था क्योंकि उसने देखा कि फेई खुद को कितना नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। इस लोली को धमकाना वाकई बहुत मज़ेदार था। मैं देख सकता हूँ तुम्हारे पास सॉसेज नहीं है। ठीक है, तुम आधी लड़की बन सकती हो, लिथ ने टिप्पणी की। क्या? फेई एक बार फिर चौंक गई। मालिक, ये कैसे? आह! लिथ ने जब उसकी क्लिट को हल्के से दबाया तो फेई की हल्की सी कराह निकल गई। वह लड़खड़ाते हुए लिथ के शरीर पर गिर पड़ी। लिथ ने उसे अपनी जगह पर पकड़ रखा और उसे सहलाते हुए कहा, तुम्हें थोड़ा दूध पीने की ज़रूरत है, फी। तुम एक जवान लड़के की तरह दिखती हो और तुम्हारे साथ रहते हुए मैं नहीं चाहता कि मुझे पीडोफाइल या समलैंगिक कहा जाए। फेई को अब सचमुच रोना आ रहा था। आज उसका मालिक बिना सोचे समझे इतनी बेकार बातें क्यों कह रहा था? अगर वो अपना रूप रंग सुधार पाती तो अब तक कर चुकी होती। फेई का शरीर उसके पराक्रम के लिए सबसे उपयुक्त था। उसके कुल के सभी लोग किशोर जैसे दिखते थे और यही उसकी आनुवंशिकता थी। यदि वह कोई अन्य रूप धारण करने की कोशिश करती तो वह अपनी आधी शक्ति खो देती और इस प्रकार वह ऐसा नहीं कर पाती। फेई ने आंसू भरे चेहरे के साथ लिथ की ओर देखा क्योंकि यह ऐसी चीज थी जिसे वह बदल नहीं सकती थी भले ही वह उसे दंडित करने की कोशिश करे। लिथ ने उसके दुखी चेहरे को देखकर महसूस किया कि शायद उसने अपनी बदमाशी कुछ ज्यादा ही कर दी थी। उसने अपना हाथ हटाकर उसके आंसू पोंछे और कहा, रोना बंद करो, मैं मजाक कर रहा था। फेई की तनावपूर्ण अभिव्यक्ति शांत हो गई। भले ही तुम्हारे पास मांस नहीं है, फी, कम से कम तुम बहुत प्यारी हो। लिथ ने उसे अच्छा महसूस कराने के लिए उसकी तारीफ की। ये सच था, न कि वह उसे दिलासा देने के लिए कह रहा था। फी का चेहरा वाकई प्यारा था और वह लिथ द्वारा देखी गई दूसरी सबसे प्यारी लड़की थी। पहली थी एलिया, जिसका न केवल चेहरा सुंदर था बल्कि उसमें एक मासूम आकर्षण भी था जो उसे बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता था। फेई उसके बाद दूसरे स्थान पर थी और यह वास्तव में बहुत मायने रखता था। तारीफ पाकर फेई का मूड खुश हो गया। सभी लड़कियों को, चाहे वो जवान हो या बड़ी, तारीफें बहुत पसंद आती हैं और वो भी इसमें कोई अपवाद नहीं थी। इसके अलावा उसे केवल अपने मालिक से ही किसी प्रकार की मान्यता की आवश्यकता थी और मान्यता मिलने के बाद उसने उसके द्वारा पहले की गई बदमाशी को माफ़ कर दिया और राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि अब उसे एक लड़के के रूप में नहीं आंका जाएगा। उसे बेहतर होते देख लिथ ने एक बार फिर अपनी ठुड्डी रगड़ी और कहा, इतना खुश मत हो, तुम्हारी सजा अभी शुरू होनी है। फेई को जो भी खुशी महसूस हुई वह सब एक पल के लिए खत्म हो गई जब लिथ ने ऐसा कहा और उसने उसे घृणा से देखा। लिथ ने बुरी तरह से हंसते हुए फेई को घूरा, मेज पर वापस बैठ गया और कहा, अभी अपना बटला बदल लो, हमें निकलना होगा। फेई किसी भी तरह से अच्छा समय नहीं बिता रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि अपने मालिक को पीट दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वह उसका मालिक था और ऐसा इंसान था जिसे वह कभी चोट पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन इससे वह लिथ को घूरने से नहीं रुकी तथा ये जताने लगी कि वह उससे जो कुछ भी करवाने की कोशिश कर रहा था उससे वह सचमुच नफरत करती थी। लिथ ने जवाब में बुरी तरह से मुस्कुराते हुए कहा, छोटी लोली, अगर तुमने कपड़े उतारना और कपड़े बदलना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हारी नन्ही गांड पर थप्पड़ मारूंगी। ये सुनते ही फेई चौंकी हुई बिल्ली की तरह तुरंत काम पर लग गई। वह पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी और अपने नितंबों को लाल करवाने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। पूरी नफरत के साथ वह लिथ को देखती रही और फिर धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया था और वह इतनी प्यारी लग रही थी कि लिथ को प्रतिक्रिया में अपने होंठ काटने का मन हुआ। अगर वह एक लोली होती और एक दुबली पतली युवती नहीं होती तो मुझे सचमुच जेल हो जाती।